नमस्कार। आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीत पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं पंडित मुकुंद क्षीरसागर। सबसे पहले मैं आपको पंडित जी के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पंडित मुकुंद क्षीरसागर जी का जन्म 1949 में महाराष्ट्र के कराड़ जिले में हुआ। बचपन से ही संगीत के प्रति सशक्त अभिरुचि होने के कारण उन्होंने अल्पायु से ही संगीत की शिक्षा अपने पिता एवं गुरु पंडित बी.एन. क्षीरसागर जी से प्राप्त की। उनके पिता पंडित बी.एन. क्षीरसागर ग्वालियर घराने के जाने माने कलाकार थे और उनके पिता के गुरु श्री कृष्णराव शंकर पंडित और श्री राजा भैया पूछवाले ग्वालियर घराने के प्रकाश पुंज थे। इसलिए पंडित मुकुंद क्षीरसागर जी के गायन की मूल शैली ग्वालियर घराने की है, लेकिन जीवन के उत्तरांतर में वे मेवाती घराने के पंडित जसराज जी से भी काफ़ी प्रभावित हो गए और उन्होंने पंडित जसराज जी से भी गायन की शिक्षा प्राप्त की और इसलिए उनके गायन में ग्वालियर घराने की बुलंद आवाज़ और साथ ही मेवाती घराने का सरस अंग दोनों मौजूद है। अपने 70 वर्ष के सांगीतिक जीवन में पंडित जी ने भारतवर्ष में सैकड़ों जगहों पर अपने गायन की प्रस्तुति दी। आकाशवाणी और राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी पे उनका नियमित प्रसारण होता है और वे अनेक विश्वविद्यालयों में परीक्षक भी है। आज पंडित मुकुंद क्षीरसागर एक सफल गायक ही नहीं, वे एक सफल शिक्षक, एक सफल परीक्षक और एक सफल समीक्षक भी है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं और हमारी आज की चर्चा के सूत्रधार हैं श्रीराम कर्पूर। श्रीराम जी ने यह चर्चा उनके आवास अमेरिका में स्थित सिंसिनाटी में उनके आवास पर की है। पंडित जी, आपका वेलकम है हमारे घर में और हम बहुत खुश है कि आपने हमें ये सुवर्ण संधि दी है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो मेरे पास कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये संगीत के क्षेत्र के हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, फिर संगीत के बारे में मेरा जो परसेप्शन है, दृष्टिकोण, उसके बारे में भी कुछ सवाल है। बाद में कुछ सवाल आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपका बचपन, बाद में आपकी जवानी, फिर आपका गृहस्थ आश्रम और आपके बच्चे, आपके गुरु के बारे में सब मैं जानना चाहता हूँ। तो ये मौका अच्छी तरीके से मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर ये इंटरव्यू में कुछ उल्टा सीधा आपको लग गया तो आप मेरे को बता देना। मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगता हूँ, कुछ गलत पूछा। ये मेरी पहला ही इंटरव्यू है, मेरी भाषा भी इतनी प्योर हिंदी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। बम्बई हिंदी है मेरी। चलो ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र का सवाल है। ये सुर क्या होता है? सुर क्या होता है? जिसको इंग्लिश में नोट्स कहते हैं। वो पिच, वो आवाजें जो अलग अलग स्थान पे अलग अलग हाइट के ऊपर होती है। जैसे सारे का म प ध नि, सा नि ध प म ग रे। तो सा से रे ऊपर, रे से ग से म से प, और इसकी प से ध ऊपर, ध से नी और नी से सा। वापसी में सा नी ध प म ग रे सा। इनका जो साउंड है, इनकी जो पिच है, इनकी अलग अलग होती है। ये ध्वनि जो होती है, ये साउंड जो होती है, ये अलग अलग होती है और ये 7 स्वर मिलकर के सप्तसुर यानी संगीत बनता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की, इसका पिच जो है वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे सा जहाँ है वही रहेगा, तो सा से रे का जो डिस्टेंस है वो वही रहेगा। अगर इसको समझना हो तो जैसे एक वीणा हो और उसकी तार उसको बांधी हुई हो, लगाई हुई हो, उस तार को जब आप छेड़ते हैं तो वो आगे पीछे फ्रीक्वेंसी उसकी वो ये वाइब्रेट करती है। तो पर सेकंड उसके कितने वाइब्रेशंस हुए, उसके ऊपर से उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है और हर स्वर की अपनी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है।
सा कहाँ है, सा की फ्रीक्वेंसी क्या है, रे की क्या है, ग की क्या है, मुँह है। ये साइंटिफिकली फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग, उसके आंदोलन कितने होते हैं, उसके आंदोलन संख्या कहते हैं। जैसे तार की लंबाई, और तार की लंबाई के साथ में आपने उसको छेड़ा, तो इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं। तार का मैटर, मटेरियल तार का क्या है, फिर उसकी लंबाई क्या है, और वो 1 सेकंड में, पर सेकंड के अंदर कितनी बार वो वाइब्रेट करता है। वो जो वाइब्रेट करता है उससे जो साउंड बनते हैं, तो वो जो सारे गमोपधनी है उसको स्वर कहते हैं। ओह, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया, बहुत क्लियर हुआ मेरे मन में ये। हाँ, और आप इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप तार को पहले कहाँ से छेड़ रहे हो, आपने छेड़ने के बाद में उसको छेड़ा तो वो वाइब्रेट करेगा, तो एक साउंड देगा वो एक। तो वो जो 7 स्वर बनेंगे, तो वो जो सप्त सुर ना कहते हैं, वो 7 सुर जो है वो उसको इंग्लिश वैसे में भी नोट्स कहते हैं, भारतीय संगीत में उसको स्वर कहते हैं। अच्छा, तो ये एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है? हाँ, ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा कोई। ओके ओके। तो मेरे बचपन में हमारे घर में हारमोनियम था, तो जो अंकल जी आते थे हमारे घर में हारमोनियम को सेट करने, या जब भी कोई हमारे घर पे कोई प्रोग्राम होता था, तो मैंने सुना ऐसे एक दूसरे को कहते, अरे काली 4 पे लगा, काली 2 पे लगा सेट कर। हाँ, उसका क्या मतलब होता तो है? काली 4 काली 2 मतलब होता है कि हारमोनियम में जो स्वर होते हैं, देखो, एक तो ऊपर वाले नोट्स स्वर होते हैं और एक नीचे वाले नोट्स होते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले ऊपर वाले स्वर सारे काले रंग के होते थे, हाँ। और नीचे वाले स्वर सफेद रंग के होते थे। हाँ। तो वो आप उस जगह उंगली रखने के बाद जब एयर ब्लो करेंगे, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो होगी पहली काली। अगर आप काली 1 पे उंगली रखेंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो होगा काली 1। अगर काली 2 पे रखेंगे तो होगा वो काली 2। तो उसमें स्वर का फर्क है, उसमें फ्रीक्वेंसी का फर्क, उसमें हाइट जो है, स्केल जो है, सप्तक सुर में 3 ग्राम, 3 सप्तक होते हैं। ग्राम भी 3 होते हैं, सप्तक भी 3 होते हैं। तो आप जैसे काली 1 सफेद 1 करेंगे, तो सफेद 1 पे अगर आप उंगली रखेंगे और एयर ब्लो करेंगे, तो जो साउंड प्रोडक्शन होगा वो होगा सफेद 1 का। तो ये बेसिकली 1 2 3 4। तो पहली काली जो होता है, पहली काली और दूसरी काली, ये मेल वॉइसेस के कहते हैं, जिसमें पुरुष गायक जो है गाते हैं। और काली 4 और काली 5 ये जो होते हैं, ये फीमेल वॉइसेस के लिए होते हैं। अच्छा। जो फीमेल वोकलिस्ट गाती है वो काली 4 से गाती है, और बाकी जो है पहली काली से और दूसरी काली से इस तरह से गाते हैं। फिर ये हर स्केल हर एक को गले के हिसाब से चेंज होता है। कोई काली 1 में गाएगा, कोई सफेद 1 में गाएगा, कोई सफेद 2 में गाएगा। तो जैसे जैसे उसका स्वभाव का धर्म होगा, जैसे जैसे नेचर ऑफ वोकल कॉर्ड होगा, इसके गले का धर्म जैसा जैसा होगा, वैसे उसका सुर, उसका यानी उसका स्केल फिक्स होगा। उसको काली 1 काली 2 काली 4 कहते हैं। वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सालों बाद मेरे मन में एक सवाल था, लेकिन आज क्लियर हुआ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही दूसरा सवाल भी इससे ही मिलता जुलता है, राग क्या होता है? राग क्या होता है? बहुत सीधी सी बात है। आपको जो मैंने 7 स्वर बताए हैं, 7 स्वर बताए, तो इसके अंदर और 5 स्वर जुड़ेंगे, उसको कहेंगे जैसे सा पहला स्वर, फिर ऋषभ कोमल यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वो 1 स्वर, फिर ऋषभ शुद्ध, ये तीसरा स्वर हो गया, फिर गंधार कोमल, गंधार शुद्ध, कम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। शुद्ध का मतलब स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, कोमल का मतलब उससे कम फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको पूछता हूँ, जब आपने ऋषभ सा रे कोमल, देखिए मैं आपको पूरी बात बता दूं। सा रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, मध्यम, मध्यम फिर होता है तीव्र, मध्यम कोमल नहीं होता, पंचम, फिर दैवत कोमल, दैवत शुद्ध, निषाद कोमल, निषाद शुद्ध, और सा। इस तरह से 12 स्वर बनते हैं। तो इन 12 स्वर में से जब आप 5-5 स्वर को छोड़ेंगे, 5-5 स्वर छोड़ेंगे, उसमें 7-7 स्वर पीछे रहेंगे, तो जो ग्रुप ऑफ नोट्स बनेंगे, तो वो 10 बेसिक ग्रुप बनते हैं, और उनको थाट कहते हैं, थाट पद्धति कहते हैं उसको। वो 10 थाट बनेंगे, और 10 थाटों में से जो स्वरों का कॉम्बिनेशन, ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको राग कहते हैं। राग होता है रंजयति इति राग है, जिसमें रंजन करने की क्षमता हो, जो एंटरटेन कर सके, वो उसको राग कहते हैं। राग के और भी लक्षण है। राग को आरोह होना चाहिए, आरोह यानी एक असेंडिंग सिस्टम
अवरोह यानी एक डिसेंडिंग सिस्टम, एक मेन स्वर होता है उसको वादी कहते हैं, एक उसका सबऑर्डिनेट होता है उसको संवादी कहते हैं। तो वादी और संवादी होना चाहिए, आरोह होना चाहिए, उसमें कंपोजिशंस एम्पल होने चाहिए, रचनाएं जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर या राजस्थानी में या मराठी में जो भी भाषा है उसमें, तो उनमें जो क्षमता होती है उसको राग कहते हैं। तो पहले स्वर, आप समझ गए मेरी बात, पहले स्वर, फिर 12 स्वर, 12 में से 5 छोड़ दिए या 6 छोड़ दिए, पीछे ग्रुप ऑफ नोट्स बन गए। वो जो 10 नोट बन गए उनको 10 थाट कहते हैं भारतीय संगीत में। वो 10 थाट जो होते हैं उनके अलग अलग स्वरों के हिसाब से नाम है, बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, भैरवी, इस तरह से 10 थाट है और उन 10 थाटों से राग बनते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैथमेटिक्स भी लगता है नहीं, ये पूरी तरह से साइंस है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज मोस्ट साइंटिफिक, सबसे ज़्यादा शास्त्रीय आधार है इसको और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। उसमें कहीं कुछ आपको कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। 10 थाट बनेंगे, 10 थाट में से मेन राग बने। 10 थाटों के नाम जो है सब जगह लिखे मिलते हैं, उसमें कोई बताने की बात नहीं। कल्याण, बिलावल, भैरव, भैरवी, आसावरी, खमाज, इस तरह से 10 थाट है। आप एक एग्जांपल बताओ एक राग का, उसमें कैसे आपने ये जो 7 उसको बाद में और अब देखिए, एक्सपांड किया आपने ना, आपको मैंने बता दिया सारे ग म प ध नि सा, राइट। तो सारे ग म प ध नि सा, ये 7 स्वर हो गए। इसमें से हम 2 स्वरों को छोड़ेंगे, म और नी। अच्छा, फिर बनेगा सारे ग प ध सा, हाँ, और सा ध प ग रे सा, ये हो गया राग। ओ, इसको कहेंगे भूपाली। ओ, अपने एग्जांपल देके बोला तो एकदम हाँ, चमक गया मेरे को। अगर आप समझ नहीं पा रहे, आप मुझे बार बार पूछ सकते हैं, मैं उसको इलैबोरेट करूंगा। तो सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा, सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा, सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा, रे ग प ध सा ध प ग रे सा। आपको अगर याद हो तो इसको भूपाली कहते हैं। हाँ। और एक बार आपको लगे हाथ बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर एक भूपाली प्रकार भी होता है। उसको एक घनश्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला, ऐसे उसका वो शुरुआत है। घनश्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला, हाँ, पता है, बहुत पॉपुलर है गाना। करी वनमाली उदया चली मित्र आला, इसको भूपाली कहते हैं। इस तरह से रागे बनती है और वो होंगी कम से कम 400-500। यानी इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत हो जाएगा। तो ये जो भूपाली आपने अभी गाई मराठी वाली, हाँ। तो क्या वो भूपाल राग में है? वो भूपाली ही राग में है, वो हैवी कंपोजिशन भूपाली में है ये। और उसको कहते हैं भी, वैसे भूपाली सवेरे भगवान को जगाने के लिए जो गाते हैं उसको भूपाली कहते हैं। तो ये मुझे अभी सवाल आ रहा है, अंडा पहले या मुर्गी पहले? हाँ, ये जो भूपाली राग पहले आता है या नहीं, पहले स्वर आते हैं। पहले स्वर आते हैं? पहले स्वर आएंगे, फिर उसमें से मध्यम और निषाद 2 हट जाएंगे। नहीं, वैसा नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अभी ये जो आपने गाना गाया, हाँ, भोपाली गाना है मराठी में ये, हाँ, तो ये गाने का जो लिरिक्स है, हाँ, तो वो लिरिक्स को वो राग में फिट करते हैं क्या? हाँ, पहले क्या राग को कैसा होता है वो? नहीं, आप रचना दे देंगे, शब्द दे देंगे, इसको कंपोज करना है, उसको उसमें कर दिया। अब उसमें चूंकि समय सवेरे का है, उसमें ये कह रहे हैं कि भाई तुम भगवान जगो, और अब ये सब सवेरे का हो रहा है। तो भूपाली जो है सबसे बेसिक रागों में एक आती है, उसको भूपी कहते हैं, भूपाली कहते हैं। और वो आपके जो 7 स्वर बने उसमें से 2 छोड़ दो तो ये बने, उसमें भूपाली बन गई। और पहले कंपोजिशन है, पहले राग आएगी, पहले राग आता है, पहले राग आएगी, लिरिक्स आता है। फिर आप जब लिरिक्स आप देंगे कोई, हाँ, इसमें हमको एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि ये हम गायन की बात कर रहे हैं, और जब यही राग इंस्ट्रूमेंट पे बजाएंगे तो कोई लिरिक्स होगा ही नहीं। हाँ, तो वो जो स्वर बजेंगे वही राग है। अच्छा, मैं सोचता हूँ आप समझ रहे हैं मेरी बात। समझेगा। तो पहले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में बजा के सुना देते हैं। सरोद पे बजेगा तो क्या शब्द होगा, सारंगी पे क्या शब्द होगा, इसराज पे क्या शब्द होगा। तो भाई ये तो पहले स्वर आए, उसके बाद में राग आए। पहले स्वर आए, फिर थाट आए, थाटों के बाद में राग आए,
और रागों में फिर कंपोजिशंस प्रचलित थाट का एग्जांपल दे दो एक। ठाट के अंदर क्या होता है कि जैसे सारे स्वर शुद्ध हो गए, सारे ग म प ध नि सा नि ध व म ग रे सा, ये सारे स्वर शुद्ध हो गए, इसको कहेंगे बिलावल ठाट। अच्छा। और इसकी जो पहले राग बनेगी वो होगी बिलावल। ठाट जनक जन्य होता है, ठाट जनक होते हैं, ठाट रागों को जन्म देते हैं, दे आर प्रोड्यूसर, वो रागों को जन्म देते हैं। बेसिक रागों में जो ठाट का नाम होता है वही पहले राग को देते हैं। जब शुद्ध स्वर हाँ। लेते हैं तभी उसको थाट बोलते हैं क्या? नहीं, ठाट में तो सारे स्वर लगेंगे, 10 ठाटों में अलग अलग लगेंगे। सारे स्वर शुद्ध होंगे तो बिलावल ठाट होगा, ग और नी कोमल होगा तो काफी ठाट होगा, अच्छा। ग ध नी कोमल होगा तो असावरी ठाट होगा, रे कोमल और पंचम वर्जित होगा तो मारवा ठाट। इस तरह से 10 ठाटों में 10 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि ये इन ठाटों में स्वर लग, वो बड़े एस्टेब्लिश है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो उस तरह से राग बनते हैं। ओके, चलो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये इसमें बहुत डीप चले गए हम लोग। नहीं, ये आप समझ पा रहे कि नहीं? आज जब आप समझ पूछ रहे तो इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं, ये इतना गहरा साइंस है कि मुझे नहीं लगता है इतने कम समय में मुझे डेप्थ उसकी समझ में आएगी, लेकिन मुझे सतह पर थोड़ा सा समझ में आया। भाई 7 स्वर है, टोटल 12 स्वर है, 12 में से 5 छोड़ दे, 7 स्वर लेके 7 स्वरों के जो ग्रुप बने वो 10 ठाट हो गए, 10 ठाटों में से राग बने। इतना सीधा गणित। बहुत फास्ट बोलते हैं आप। देखिए 12 स्वर, कोई बात नहीं, 12 स्वर, हाँ। 12 स्वर में से 5 छोड़ दे, पीछे कितने रह गए? 7। 7। तो 7 के 10 ग्रुप ऑफ नोट्स बनेंगे। कैसे? भाई एक में सारे शुद्ध स्वर, हाँ। एक में रे और ध कोमल, हाँ। एक में ग और नी कोमल, ऐसे कोमल शुद्ध स्वरों के साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे, उनको थाट कहेंगे। वो रागों को जन्म देंगे और उससे राग बनेंगे। फिर रागों के अंदर कंपोजिशन आएंगे और वो रागों के कंपोजिशन शास्त्रीय संगीत में गाए जाएंगे। ओ, तो ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके कितने राग बन सकते हैं? राग तो 400-500 के करीब तो मेरे नॉलेज में ही है। ओ, और जिसमें से 100 में तो मुझे कंपोजिशन राग पूरे मैं गा सकता हूँ उनको। अच्छा। नियर अबाउट 100 राग्स आई कैन, मतलब मैं गा सकता हूँ, उसमें मेरे पास कंपोजिशंस है। बाकी 200-300 रागों की नॉलेज है, पर वो उनको मतलब जान पहचान है, उनसे पहचानते हैं पर उनको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े लोगों को तो 400-500 रागों की अच्छा नॉलेज, जो हम लोगों के गुरु थे उनको 400-500 रागों की उनको नॉलेज था, और वो गाते थे और उनके दिमाग में सब फीड रहते थे, क्या और क्या है, बंदिश क्या है, कंपोस्ट क्या है, क्या ये सब होते थे। बढ़िया, ये बहुत डीप है, बहुत डीप है भाई। जो है वो तो मुझे, जो हकीकत है वो आपको मैं बताऊंगा। इसको लाइट में कर सकते, ये एक विशुद्ध गणित है, ये गणित तो गणित के हिसाब से ही चलेगा। तो ये हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके कैलकुलेट कर सकते कि टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ राग कितने हो सकते हैं? हाँ, ये कर सकते। एक फिक्स नंबर आएगा, कुछ हजारों में आएगा नंबर शायद। और भाई उसमें प्रचलित कितने, वो बात अलग है, उसमें प्रचलित में कितने हैं। कुछ तो इन लोगों के बनाए हुए ही है, 1500-1600 राग तो इनके है ही है। 1500-1600 ऑलरेडी नोन है ही है, वो तो उनके अलग अलग नाम है। तो ये इसकी कहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी जैसा है क्या कोई, जहाँ पे हर एक राग आपको जाके सुनने को मिलेगा? रागमाला है, इंटरनेट पे आता है, उसमें राग मिल जाएगी। बुक्स है निकले हुए जिसमें, लेकिन बुक थोड़ी गा के सुना सकता है? नहीं, आप समझ सकते हो उसको। गाने के लिए तो बैठ के सीखना पड़ेगा। गाने के लिए तो बैठ के सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, ये बजाना पड़ेगा। अच्छा, 3 ऑफ द थिंग्स, पढ़ो और बजाओ और समझो, या पढ़ो और ये सामने बैठो और सीखो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में, और आप गाओ, ये हो सकता है। अच्छा। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको अगर मालूम पड़ गई ये स्वर बजते आप उसको पियानो पे हारमोनियम में बजाओ, ये तो आपको मालूम पड़ेगा ये राग ही है। ओके। तो ये राग बनाए किसने? राग बनाए किसने? हाँ, अभी सब जो आपने भूप राग है, तो वो बनाया किसने? जैसे ही शास्त्रीय संगीत का उद्भव हुआ और विकास हुआ, तो उन्होंने बहुत पुरखों ने और सब बुजुर्गों ने, जो है विद्वान लोग थे जब पहले के सदी के, जिन्होंने राग तो अलग अलग ध्वनियों के हिसाब से बनते गए, अलग जैसे संगीत का विस्तार होता गया, प्रचार होता गया, डेवलपमेंट होता गया, वैसे नए नए राग बनते आए और नए नए रागों के कंपोजिशन बनते हैं। कोई एक राग किसी ने बनाया ऐसा नहीं कह सकते।
अच्छा, ऐसा नहीं कह सकते। ये तो ट्रेडिशनल सोर्स है, परंपराओं से चल रहे, वैदिक काल से चल रहे, और उससे यानी कोई ऋषि मुनि पुराने जमाने में जब ये हजारों सालों की ये श्रृंखला है साहब। ये वैदिक कला, ये जब से सामवेद का गायन होता था और उसमें ये गाए जाते थे, श्लोक गाए जाते थे, हवन दिए जाते, तो कलेक्टिव रूप के अंदर लोग श्लोक गाते थे। वो 3-3, 4-4 स्वर जो है, उसके बाद में 6 बन करके, और फिर उस पर जो अलग अलग मूड्स बन गए, अलग अलग कंपोजिशन बन गए, अलग अलग वातावरण बन गया। तो राग क्या है? आपकी जो विचार शैली, आपकी जो भावना है, आपका जो मन है, उसकी एक्सप्रेशन के लिए जो सशक्त तरीका है, उसको राग कहते हैं। अच्छा, सो आज अगर कोई ऐसा आके कहेगा कि मैंने ये राग बनाया, तो उसका तो मजाक हो जाएगा। नहीं, बनाते ही नए राग बनते हैं। अच्छा, हाँ, जो पुराने राग है उनको कॉम्बिनेशन बना करके बनते हैं। आज भी नए राग बनते, कई कलाकार बनाते, कई राग तो 1-2 राग तो मैंने भी बनाए, कई लोगों ने तरह। अच्छा, तो ये भी पॉसिबल है, अभी भी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है इसमें। हाँ, ये तो अभी बहुत सारे बनते जाएंगे। अच्छा, जैसे जिसको समझ में आ गया, जैसे जिसे 2 रागों की स्टडी कर ली, भाई 100-200 के करीब तो हर कोई कर लेता है। अच्छा, अगर इतना आपको एक एवरेज आदमी है, वो तो उसको 40-50 रागों की तो नॉलेज होती है। तो वो अगर 2 को जोड़ के 1 बनाया, 3 को जोड़ के 1 बनाया, या 5 को जोड़ करके 1 बनाया, तो अलग क्रिएशन हो गया, वो अलग राग बन गई। तो आप नाम भी दे सकते हो उसको। हाँ, आप नाम भी दे सकते हो, लोग बनाते ही हैं। आप देखिए, आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा नाम था पंडित कुमार गंधर्व। हाँ, कुमार गंधर्व जी ने कई राग अपने खुद के बनाए। अच्छा, उसका नाम भी दिया। किसी कोई लगन का अंधार है, कभी कुछ ऐसा है, उन्होंने अपना नाम जो चीज देना था। अच्छा, अभिषेक जी ने नए राग बनाए, पंडित जसराज जी ने काफी सारे नए राग बनाए। तो वो ये तो प्रक्रिया स्टॉपेबल नहीं है, मतलब ये रुकने वाले नहीं, ये तो बनती जाएंगे। फिर जो राग बनाएगा वो कंपोजिशन भी बनाएगा, क्यों नहीं तो गाएंगे क्या उसमें, तो बंदिश भी बनाएगा, वो राग बनाएगा, तो कंपोजिशन बनाएगा। तो जब आप कंपोजिशन बोलते हैं तो उसका मतलब गाना होता है ना? क्योंकि इस कंपोजिशन मतलब होता है लिटरेचर। हाँ, और लिरिक्स जो है, उस लिटरेचर को राग में बांध देना। अच्छा, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। उसको बंदिश कहते हैं, वैसे टेक्निकली बंदिश सीखते जो है उसको बंदिश होता है। बंदिश है ना, बंधा हुआ, जो राग के अंदर बंधा हुआ हो, वो बंदिश। अच्छा, राग के बाहर बंदिश के बिना आप राग का एग्जांपल भी नहीं दे पाओगे ना? नहीं, हर गा करके, स्वर गा करके बता सकते हैं, स्वर गा के भी करके बता सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, मैं किसी भी राग का आपको बता दूंगा, ये राग का, उसमें कोई दिक्कत, मतलब जो मैं जानता हूँ उनको। अच्छा। आपने बोला कि आपने भी 1-2 राग बताए। हाँ, तो आपके वाले हमको शायद अभी नहीं, शायद एंड में सुनाइए प्लीज। नहीं, वो तो अभी चूंकि मेरे पास में कोई साजो वो नहीं है, स्वर नहीं, मैं तो ऐसे हवा में गा रहा हूँ, मतलब स्वर नहीं है। अच्छा, तो वो गाना संभव नहीं, अलग से गा करके एडिट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। बहुत बढ़िया ज्ञान है ये, मुझे रियली पता नहीं था कि मतलब नए राग बनने में, जैसे आप बताइए, हमारे गुरुजी ने एक, अब आप ज्ञानकली करके राग बनाई, तो मालकोस जो राग है, बहुत फेमस राग है मालकोस। आपने सुना होगा, मन तरपत हरि दर्शन को, पुराना गाना था, मालकोस राग के ऊपर है। तो उसमें उन्होंने एक स्वर चेंज करके अपने राग बनाई है, उसका नाम दे दिया ज्ञानकली। फिर उन्होंने ज्ञानकली राग बनाए, तो उसमें कंपोजिशन बनाए। तो ये अभी चलो आपने कुछ नया राग बनाया, तो इसको रिकॉर्ड करने का कोई रिपोजिटरी, मतलब कोई ऐसा नहीं, बैंक या लाइब्रेरी है जहाँ पे आप स्टोर कर? आप उसको रिकॉर्ड, आप उसको बनाइए, उसके बाद में गांधर्व महाविद्यालय के संगीत कला विहार करके मैगजीन निकलती है, उसमें आप भेज दीजिए। वहाँ पे वो सारे एक मैगजीन आती है, उसमें सब में पब्लिश कर देंगे कि आपने ये राग बनाई, ये कंपोजिशन बनाया, वो रिकॉर्ड हो जाएगा वहाँ पे। और नहीं तो आप अगर ग्रेडेड अप्रूव्ड आर्टिस्ट है, अगर आप आकाशवाणी के अप्रूव्ड आर्टिस्ट है, ग्रेडेड आर्टिस्ट है, तो वहाँ जो प्रोग्राम होगा उसमें आप राग गाइए, उसको वो अपने आप रिकॉर्ड होकर के आर्काइव्स के अंदर चला जाएगा। 1000 साल तक वो राग कोई भी सुनना चाहे तो। हमें वही चाहता था कि आर्काइवल का सिस्टम कोई है कि नहीं इसके बारे में। दिल्ली आकाशवाणी के पास में आर्काइव्स का रिकॉर्डिंग है, और सभी लोगों के रिकॉर्डिंग संभाल के रखे हुए वहाँ उसमें। अच्छा, गांधर्व महाविद्यालय के कई संस्थाएं ऐसी जो आर्काइव्स का काम करती है, और उसमें बढ़िया, ये जानकर बहुत खुशी हुई। यूनिवर्सिटीज के अंदर भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल, रिकॉर्डिंग लाइब्रेरी रखते हैं, म्यूजिक डिपार्टमेंट में सब में करते हैं। ओके, सो ये गाने की चाल होती है, मराठी में कहते हैं ना गाने की चाल। हाँ, वैसे चाल में और राग में क्या फर्क है? देखिए, चाल तो हर एक की होती है, जैसे कोई जानवर भी चलता है तो उसकी चाल होती है चलने की, कैसे है। जैसे कोई भी एनिमल चल रहा है, आदमी की भी चाल होती है।
तो चाल इज अ वे टू वॉक। अच्छा, व्हाट इज चाल? चाल इज अ वे टू वॉक। तो गाना किस तरह से चलेगा, गाना किस तरह से चलेगा, यानी उसका रिदम क्या होगा, दो बातें, उसका रिदम क्या होगा, उसका टेम्पो क्या होगा, और उसमें स्वर क्या लगेंगे। तो ये दो जो मिक्स हो जाएंगे, स्वर कौन से लगेंगे, यानी स्वर नोट्स क्या होंगे, और उसकी रिदम क्या होगी, और रिदम का उसका टेम्पो क्या होगा, उसको मराठी में चाल कहते हैं। तो चाल और राग ये समानार्थी शब्द है? समानार्थी हो भी सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि लाइट म्यूजिक के अंदर जो है रागों की बंदिश नहीं रहती है। लाइट म्यूजिक के अंदर आप किसी भी राग में कुछ भी गा सकते हैं, या अलग अलग कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। इसलिए सुगम संगीत जो आता है, जिसमें गीत, गजल, भजन ये आते हैं, तो ये रागों की बंदिश से परे होता है, इसलिए वो उपशास्त्रीय संगीत है, उनको सुगम संगीत कहते हैं। सुगम संगीत होता है सुखेन गम्यते सा, जो आप आराम से समझ सको, दैट इज सुगम संगीत। तो उसमें राग स्वरों का ये आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपकी यही स्वर लगने चाहिए या यही नहीं लगने, ये केवल शास्त्रीय संगीत के रागों में होता है कि यही स्वर लगने चाहिए, यही इस तरह से जाना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। अच्छा, अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है, अगर उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना है, तो उसने कौन सा राग सुनना चाहिए? पहली बात तो भगवान करे डिप्रेशन में कोई जाए नहीं, अगर जाता है तो देखिए दो तरह, मैं आपको इसको एलाबरेट करके आपके प्रश्न को मैं बताता हूँ। अगर एक आदमी है, उसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो उसको उच्च रक्तचाप की बीमारी है, एक है उसको लो ब्लड प्रेशर है, वो लो ब्लड प्रेशर, अब डिप्रेशन वाली बात तो वहीं से शुरू होती कि भाई आपके जो भी सामयिक समस्या है, ब्रेन स्ट्रोक की, हार्ट अटैक की, या ये चीज, ये सब, तो आप देखिए अगर वो डिप्रेशन में जा रहा है तो दो तरह के राग बने। एक तो आपके फास्ट जो है उसको डीप के अंदर लेके चला जाए, तो उसके अंदर मालकौंस है, दरबारी कानड़ है, मियाँ के मल्हार है, ऐसे बेस ओरिएंटेड राग होते हैं, उसमें वो उसका। और अगर किसी को लो है, उसको बढ़ाना है, तो ऐसे सारे राग हमीर, सोहनी, मारवा, इस तरह से जो उत्तरांग प्रधान राग है जो एक्टिवेट करेंगे कैटलिस्ट, जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट शब्द होता है, हाँ। वो किसी क्रिया को पूरी करने में स्पीड बढ़ाते हैं, उसको कैटलिस्ट कहते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उसी तरह ये जो राग होते हैं कैटलिस्ट का काम करेंगे। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप बिहाग सुनिए, बिहाग के प्रकार सुनिए, उसके बंदिशें सुनिए, और जो शंकरा सुनिए, ये तो सारे जो उत्तरांग प्रधान यानी अपर ऑक्टेट में जो राग गाए बजाए जाते हैं ज़्यादातर, वो आपको उसमें से बाहर निकालेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसको सुनिए। और ये अपने आप में म्यूजिक थेरेपी डेवलप हो गई है, और इसका बहुत ज़बरदस्त अच्छा असर देखने में आ रहा है, और लोग इसको ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, और वो सही भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो थेरेपी इतनी डेवलप हो गई कि अभी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है, पर इट कैन बी ए सप्लीमेंट्री। आज इनफैक्ट जो आज आप योग कर रहे हैं, आज जो सब विश्व भर में योग का हुआ योग, वो भी तो सप्लीमेंट्री थेरेपी ही है, इजंट इट? आपको ब्रीथ लेना और ब्रीथ को रोकना, यही तो है। तो यही संगीत में होता है, गायन में यही होता है कि सांस लेकर के सांस को रोकते और आप स्वर गाते। तो इसका एक रेडी रेफरेंस जैसा मैप कि बाबा आपको अगर ये मानसिक बीमारी से आप ग्रस्त है तो आप ये राग सुनिए, ये है तो ये सुनिए, ये है, ऐसा रेडी रेफरेंस है क्या? तो इसके रेडी रेफरेंस यही है कि आप जो बेस ओरिएंटेड, जिसको कुछ भी पता नहीं, उसको सिर्फ पढ़ने को आता है, तो बोला अगर उसने बोला कि चलो मुझे एंजाइटी है, वो आप किताबें निकली हुई है म्यूजिक थेरेपी के ऊपर, अच्छा, संगीत से उपचार की, उसमें आप देखिए, उसमें आपको सारे मिल जाएगा, आपको किस तरह की बीमारी, तो आपको क्या सुनना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, या कम से कम सुनने की आदत डालनी चाहिए। हाँ। कि एवरीबॉडी कैन नॉट सिंग, ये तो कह नहीं सकते हर आदमी गा सकता है या हर आदमी गाएगा ही गाएगा। तो अगर वो गा नहीं सकता तो एटलीस्ट ही कैन लिसन टू इट। अगर उसको वो सुन सकता है, उसको तो सुनने का भी एक अपना प्रभाव है। गा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप गा सकते हो तो आप गा लीजिए, आप इतना गुनगुना रहे हो तो आप गा लीजिए, तो सही रहेगा। गाने से ज़्यादा गुनगुनाना जरूरी है। गाना बाद में आता है, गुनगुनाना पहले आता है। ये म्यूजिक एप्लीकेशन की तरफ मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो एप्लीकेशन है इन सोसाइटी में उस एंगल से सोच रहा था कि बाबा इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूजिक थेरेपी, देखिए म्यूजिक एंड थेरेपी, म्यूजिक एंड अध्यात्म, म्यूजिक एंड रिलीजन, म्यूजिक एंड सब बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। म्यूजिक एज ए करियर, म्यूजिक एज ए बिजनेस, देयर आर सेवरल एस्पेक्ट संगीत के। आप जितने जिस जगह जाओ वहाँ जिसके फैला उतना उसके
अगर कोई आदमी गा नहीं सकता तो अच्छा कंपोनिस्ट हो सकता है, वो संगीत की वो भी जरूरत होती है। अच्छा कंपोनिस्ट, अच्छा कंपोजर हो सकता है। और लोगों ने कंपोजर होकर के भी बहुत नाम कमाया और बहुत हो गया। आपने नाम सुना ही होगा, जैसे मैं अभी अपार्ट फ्रॉम केवल सांगीतिक दृष्टिकोण से मैं विचार करता हूँ तो हृदयनाथ मंगेशकर जो थे मुंबई के आकाशवाणी के अंदर जो काम करते थे, उनका म्यूजिक कंपोज किया हुआ ने मजसी ने परत मात्र मिला आज भी उतना ही जिंदा है जितना हो सकता। वो म्यूजिक कंपोजर करके उन्होंने कितना नाम कमा लिया। म्यूजिक तो वो भी एक एस्पेक्ट है, जरूर नहीं कि हर आदमी गा ही सके बजा ही सके। तो मैं कभी ये जो वेस्टर्न म्यूजिक है इसमें कोई राग ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं, कि अगर कोई वेस्टर्न सॉन्ग कोई बज रहा है तो उसमें को मैं राग ढूंढ सकता हूँ? पूरी राग तो उसमें नहीं मिल सकती, पर कोई इफेक्ट मिल सकते हैं। पूरी राग है सच तो नहीं मिलेगी, पर कुछ रागों की इफेक्टिविटी मिल जाएगी। हाँ, ढूंढेगा तो मिल जाएगी। मैं भी इन दिनों बैठ करके जब यहाँ पे आपके अमेरिका में बैठ करके मैं सुनता हूँ वेस्टर्न म्यूजिक को, तो मुझे कई जगह पे कई उसमें कुछ रागों के इफेक्टिविटी मुझे दिखती है और वो होती है। अच्छा, मुझे ये सवाल था मेरे मन में, क्योंकि संगीत अगर उसका उगम यूनिवर्सल लैंग्वेज, म्यूजिक इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द तो मिलना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता था। ऐसा नहीं है कि और ऐसी बात है। और इवन इंडियन म्यूजिक के अंदर में कुछ जो होता है उसमें वेस्टर्न इफेक्ट दिखते हैं। आप सुनिए गानों को और वो करते ही है नया देखिए क्रिएशन तभी होगा जब ही सब चीज में नयापन रहेगा उसका। तो अगर एक रेयर राग है जो बहुत सालों से किसी ने, आपको पता है ये राग है लेकिन इसके बारे में आपके पास कोई बंदिश नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको कैसे फिगर आउट होगा कि इसको कैसे गाना चाहिए? देखिए इसके लिए तो आप राग का ग्रामर लीजिए, राग का रूप लीजिए, वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें तो उल्टे अच्छे क्रिएशन मैंने खुद ने कई किए हैं। जैसे मान लो क्रिएशन बंदिश है पर मुझे पसंद नहीं है राग की, तो मैंने राग का रूप ले लिया, राग का वे ऑफ प्रेजेंटेशन ले लिया, उसके बाद मैं अच्छा लिटरेचर ले लिया जो मुझे पसंद हो, चाहे किसी संत का साहित्य हो, चाहे कोई शब्द हो, चाहे अभंग हो कोई, और उसके 2-3 लाइनों के स्थाई बन गए, 2-3 लाइन के अंतरा बन गया और उसको कंपोज करके गा लिया, तो गा लेते होते ही है। समझो आपने कभी कोई एक राग है जो आपने कभी सुना ही नहीं, लेकिन आपके सामने वो उसका रिटन स्क्रिप्ट है। हाँ, मतलब स्क्रिप्ट नॉट इन द सेंस ऑफ लिरिक्स, बट ये सरगम के हिसाब से वो लिखा हुआ है, सा रे ग व्हाटएवर, तो आपको पता चलेगा कि ये किसको कैसे गाना है? हाँ, क्यों नहीं जाएगा? आपने नोटेशन, आपने स्वर लिखे हुए दे दिए उसके, कैसे चलता है, वो बजा के देखने के बाद उसका मूड तो मालूम पड़ जाएगा, और ये गा के देखने के बाद मूड मालूम पड़, अगर राग का मूड मालूम पड़ गया तो कंपोजिशन में कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ओके। अभी हम लोगों ने भी काफ़ी नए कंपोजिशन बनाए, बहुत पॉपुलर हुए, बहुत अच्छे लगते हैं वो। जब आदमी सोचता कि वो कंपोजिशन कितना गाएंगे, थोड़ा बुरे लगते हैं, नए कंपोजिशन होने चाहिए। हमें स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि सर इसको तो नहीं गाएंगे, ये किसी के लिटरेचर पसंद नहीं आता है, तो कि सर हमको दूसरे बना करके देते, तो हमको उसको बना करके देते हैं और उसको सिखाते हैं। अच्छा, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी सीखते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर हमको ये बंदिश नहीं करनी है, हमको आप दूसरे करो। ओके, अच्छा, चलो हम मुड़ते हैं थोड़े अलग एरिया में। ये घरानावाद क्या होता है? घराना शब्द आता है घर से। हाँ, जैसे एक घर में 2 भाई बहन रहते हैं, ये 2 भाई और 1 बहन रहते हैं, तो वो एक घर से है, ये सामने उनको चेहरा देख करके पता लग जाता है, पर वो एक नहीं होते। तो यही लॉजिक जब संगीत में आती है कि एक गुरु के बाद 4 शिष्य सीखते हैं, 3 शिष्य सीखते हैं, वो गुरु के जैसा गाते हैं पर एक जैसा नहीं गाते, तो यहाँ से एक स्टाइल फॉर्मेशन शुरू होता है, वे डेफिनेट प्रेजेंटेशन का एक तरीका शुरू हो जाता है, और उससे घराना शुरू हो जाता है। फिर उस तरह के खूब सारे आर्टिस्ट होते हैं, वो अपने उसी सिस्टम से अपने शिष्यों को तैयार करते हैं, फिर वो एक सिस्टम बन जाता है। जैसे ग्वालियर घराना, आदि घराना है गायन का, तो ग्वालियर में अब खूब सारे डेवलप हो गया, ग्वालियर के गवैये हो गए, तो उसी सिस्टम से, उसी टेक, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, द वे ऑफ स्वरों का अभ्यास कैसे किया जाए, लय का अभ्यास कैसे किया जाए, बंदिश कैसे गाई जाए, इसका जो एक डेफिनेट फॉर्मेट बनता है, चित्रकारी का तरह से, जैसे चित्रकारिता में शैलियाँ होती है, बूंदी शैली, कोटा शैली, जयपुर शैली, उस तरह से जो एक शैली गाने की बन जाती है उसको घराना कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर अतरौली घराना, कोल्हापुर घराना,
और किराना घराना कितने सारे घराने हैं भारतवर्ष में। अच्छा 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 अच्छा। तो आज के समय में शास्त्रीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आज के समय में सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि पहले क्या था, पहले वाले समय के अंदर गुरु बहुत तालीम देते थे, गुरु के पास रह करके सीखना होता था। वर्षों तक गुरु के, हम जैसे हमारे पिताजी ने 13-14 साल तक राजा भाई पूछ वाले कृष्ण शंकर पंडित जी के पास रह करके गाना सीखा। तो सख्त तालीम थी, सख्त रियाज था, गुरु की वो थी। मैटर कम था, रियाज बहुत ज़्यादा था। अच्छा। आज के सामने ये प्रॉब्लम है कि नेट, इंटरनेट और रेडियो की वजह से मैटर तो बहुत सारा हो जाता है पर तालीम नहीं होती। इसलिए तालीम नहीं होती तो वो इफेक्टिविटी वो नहीं आती। तो गाने वाले तो बहुत ज़्यादा हो जाते, करने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते, पर वो स्तर, वो स्टैंडर्ड जिसमें एक गुरु के पास तालीम लेकर के बरसों तक सीखने के बाद जो हमारा बहुत अच्छा काम संगीत रिसर्च एकेडमी कलकत्ते का करता है, जो घराने वाइज गुरु रखते हैं और वहाँ पे उनको तालीम देते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए इफेक्टिविटी ऑफ द म्यूजिक, खाली आपने गाया, खाली सही होने से मतलब नहीं। जब सारी चीज़ सही होती है तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आपको गाने का असर आपके ऊपर कितना होता है, और वो असर किसके ऊपर? श्रोताओं के ऊपर, जो संगीत नहीं समझते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जज हमारे सब्जेक्ट को नहीं समझते पर इफेक्टिविटी को समझते। अगर उनको इफेक्टिविटी समझ में आ गई और उन्होंने अप्रिशिएट किया तो आप गा रहे हैं, आपका 2000 का ऑडियंस बैठा है, जरूरत नहीं कि सब संगीत को जानते हो, पर आपका इफेक्टिविटी गाने का, जैसे एक आपको मैं आउट ऑफ वे जा करके बता दूं, जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी का गायन होता है, हुआ था, या पंडित जसराज जी का गाना होता है, हजारों लोग बैठते, हजारों सुनते, उस राग को नहीं समझते, बंदिश को नहीं समझते, पर उसका जो भाव पक्ष है वो उन पर इतना हावी हो जाता है कि वो घंटे घंटे 2-2 घंटे आराम से सुन करके उसको एंजॉय। तो वो स्तर, वो इफेक्टिविटी, वो तासीर जिसको कहते हैं, वो नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या। ओह ओके। तो अभी थोड़े से अलग तरीके के सवाल है। ये सवाल है शास्त्रीय संगीत के एरिया में ही, लेकिन ये मेरे पर्सनल परसेप्शन के बारे में है। मेरा जो पर्सनल परसेप्शन है शास्त्रीय संगीत के बारे में, उसके रिलेटेड सवाल है कि बहुत अपने पॉपुलेशन में, भारतीय पॉपुलेशन में या दुनिया के पॉपुलेशन में आप अगर देखा जाएगा तो बहुत कम परसेंटेज लोगों को ही शास्त्रीय संगीत एक तो गाने आता है, बाद में उसको एंजॉय करने वाले भी बहुत लिमिटेड है। हाँ। बहुत ही लिमिटेड। हाँ। भारत में भी लिमिटेड। हाँ। और मैं जब बचपन में मैं तो, मेरी माँ तो शास्त्रीय संगीत गाती थी, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत तो पता है बचपन से, मैं वो सुनते सुनते ही ग्रो अप हुआ। लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे, उनको तो कुछ इसका ABCD भी पता नहीं है क्लासिकल म्यूजिक का। तो मैंने बहुत बार देखा है कि उनको उपहास करते हुए कि ये क्या करके गा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो चाहते तो थे कि उनको समझ में आना चाहिए, लेकिन वो मजाक उड़ाते थे इतना कि उसका वो इंटरेस्ट नहीं लिया नहीं उन्होंने समझ के लेने में। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये एक्वायर्ड टेस्ट है। एक्वायर्ड टेस्ट का मतलब क्या है कि इसके साथ बहुत बैठना चाहिए, तभी जाके इसका रस पीने का मज़ा आता है। अगर कोई ऐसे जाते देखते देखते चला गया तो उसको शायद उसका एंजॉय नहीं कर पाएगा वो इतना, जितना जो बैठ के डेवलप करके टेस्ट जब एंजॉय करता है ना, उसकी जितना नहीं कर पाएगा वो। और तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये एक्वायर्ड टेस्ट है तो फिर इसको कैसे क्या पॉपुलर कर सकते हैं? देखिए कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक दो चीज़ चाहिए, एक तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ। और दूसरा उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आप ये सोचो कि एक लेमैन को सुनने के लिए बिठा और वो उसको एंजॉय कर लेगा, ये हम नहीं कर सकते। उसके लिए उसका बेसिक उसको नॉलेज होना चाहिए। बेसिक किसी चीज़ को समझने के लिए आपको उसके बारे में कुछ मालूम आता है। आप देखिए, आप बड़े बड़े लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं, हिस्टोरिकल स्टेशन पे जाते हैं और देख के आते हैं, और उनको हिस्ट्री का कोई भी ज्ञान नहीं होता। वो खाली दीवारें देख करके, किले देख के वापस रहते हैं। दे कैन नॉट एंजॉय द एक्चुअल टूर जो नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर नॉट नोइंग हिस्ट्री। उनको पता नहीं कि यहाँ पे अकबर बैठता था, या यहाँ पे शिवाजी बैठते थे, यहाँ पे संभाल।
दे दे उनको पता ही नहीं होता, गए वहाँ पे पिकनिक कर ली, सेल्फी ले लिया और रवाना हो गए। तो शास्त्रीय संगीत का जब तक आपको उसका बेसिक कंसेप्ट का नॉलेज मालूम नहीं हो तब तक आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। और उसको बेसिक कंसेप्ट होने के लिए ये जरूरी है कि शुरुआती दौर में पहले 3 या 4 साल जब स्कूल में पढ़ाए जाते हैं तब उसमें म्यूजिक एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट हो और उसमें म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाए, बच्चों को मालूमात हो कि ये राग होते हैं, ये बंदिशें होती है, ये गाना होता है, ये इसका असर होता है। अगर शुरू के 4 साल जब बच्चे का संस्कारशील मन होता है उस पर ये संस्कार हो जाए तो मुझे लगता है कि वो आराम से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और हर चीज़ का अपना अपना दौर होता है, कोई अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मैं मानता हूँ कि अभी नंबर ऑफ इसके वजह से आप नहीं सोचते कि यहाँ ज़्यादा सुनते होंगे, परंतु वो जगह टू जगह का भी फर्क पड़ता है। आप महाराष्ट्र के अंदर आप जाकर के सुनिए कि शास्त्रीय संगीत के लोग टिकट लेकर के और ब्लैक टिकट लेकर के प्रोग्राम सुनते हैं। कलकत्ता में जाइए तो वहाँ आप देखेंगे आपकी तो वो कुछ इसमें बहुत ज़्यादा है, कुछ में कम है, ये तो रहेगा ही रहेगा। पर ऐसा भी नहीं है कि ये हो जाए, क्यों इतने सालों से चलता आ रहा है, लोगों ने सुना है कि और अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। वैदिक काल से शिव जी के मुंह से निकले वैसे संगीत वैदिक काल से चलता हुआ जो है वो आज तक चलता है और आगे बढ़ता है। तो हम तो बहुत आशावान हैं कि ये चलता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा होगा, इसका फर्क पड़ेगा पर लोग समझेंगे। क्यों, आखिर आदमी को घूम करके अपने जड़ों की तरफ तो आना ही पड़ता है। आदमी कितना ही उड़े उसको उतरना तो जमीन पे पड़ता है। तो जो आपका संगीत है वो आपकी जड़ है, वो आपकी रूह है, उससे भटक करके कितना भटकोगे, कभी न कभी तो वापस आकर के उसको समझोगे। क्यों कि बेसिक मानवीय भावना तो सेम होती है। किसी के घर बेटा हुआ तो खुशी, किसी के घर किसी की डेथ हो गई तो दुख, किसी का कोई वियोग हो तो ये फीलिंग तो सारे एक्सप्रेस क्लासिकल म्यूजिक के राग करते हैं। आपके मूड्स, आपके मिजाज, आपके और वो आपको कितना सुख हुआ या कितना दुख हुआ ये कोई बुखार की तरह से नापा तो नहीं जाए, ये महसूस ही किया जा सकता है। और ये महसूस तब होगा जब आप उस राग को, उस म्यूजिक को समझोगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर तासीर बहुत अच्छी हो, अगर न्यू जर्सी के अंदर भी पंडित जसराज जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय गाते हैं और तो हजारों लाखों लोग उसको सुनते हैं, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय समझते नहीं पर उसके इफेक्टिविटी में तो रहते हैं। इसलिए इफेक्टिविटी सबसे अच्छी हो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, न कि बेसिक। तो मैं जब इंडिया में घूमता था रिक्शा में या टैक्सी में इधर उधर, तो म्यूजिक तो चलाते हैं अपने यहाँ पे रिक्शा वाले। मैं कभी भी क्लासिकल संगीत सुना नहीं रिक्शा में या टैक्सी में, सब लोग ढिंचैंग वाला म्यूजिक सुनते हैं। तो ये फोक सॉन्ग बोल सकते हैं ना उसको, लोगों को जो ज्यादा पसंद आता है, जो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है उसके लिए, एंजॉय करने, वो सुखे ने गम्मे के साथ जो सुख से मिल जाता है उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, उसको आसानी से चाय जैसा पी सकते हो। सर मैं आपको एक अर्ज करूं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी दुनिया में बहुत बिकती है और बहुत लोग खरीदते हैं और बहुत अच्छी लगती है, पर सही गोल्ड खरीदने वाले भी तो दुनिया में है ही है, जो असली गोल्ड के ज्वेलर्स बनाते हैं, नहीं बनाते। तो बस ये इतनी चीजें, क्लासिकल म्यूजिक जो असली ज्वेलरी है, असली गोल्ड है, असली है, वो जो समझेगा उसको लेगा। इसका गम भी नहीं करना चाहिए कि कम समझ रहे, जितने समझ रहे हो वो अगर अच्छी तरह से समझे बहुत अच्छी बात है। समझ आएगा तो असली, आखिर 60,000 रुपए तोला तो असली सोना ही तो बिकेगा ना, आर्टिफिशियल तो बिकेगा। इसको इस तरह से समझ सकते, मतलब मैं अपने आप को समझ, क्योंकि मेरे मन में भी ये बहुत क्लैश हो रहा था। मैं भी नहीं, ये इसमें कमर्शियलाइजेशन जाना नहीं चाहिए। इसमें क्या है कि ठीक है सुनो भाई, सुनो तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे हमारे यहाँ इतने टेम्पल्स हैं, इतने टेम्पल सिस्टम्स हैं, वहाँ इतने भजन और कीर्तन गाए जाते हैं, इतने प्रोग्राम होते हैं कि बहुत सारे लोग सुनते हैं। कौन नहीं सुनता, हजारों के भीड़ सुनते। अब अगर किसी ने नहीं सुना तो नहीं सुना, उसमें क्या। तो हाउ आप पॉपुलेशन का जो पोर्शन है जो खास क्लासिकल म्यूजिक सुनने जाता है या कैसेट खरीदता है या सीडी खरीदता है, ये कैटेगरी के लोगों को आप कैसे देखते हैं? मतलब आपके मन में उनके लिए कुछ शब्द है? हमारे मन में उनके लिए ये तो हमारे आश्रयदाता है सब। आज सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव होता है पुणे के अंदर, आपने सुना होगा, आप तो पुणे के ही है, पुणे में आपने सुना होगा सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव। ग्वालियर का तानसेन संगीत समारोह सुन लीजिए, पटियाला का उधर का स्वामी वो जलंधर का उत्सव सुने, बाबा हरिदास सम्मेलन, अरे लाखों की तादाद में लोग बैठ के सुनते हैं।
उनको देखो ना, जो नहीं सुनते उनको क्यों देखे, हम जो सुनते हैं उनको देखे और उनके लिए गाए। और जो हमारे को सुनते हैं, ये जो अप्रिशिएट करते क्या ये खास कैटेगरी के किस्म के लोग होते हैं या जनरल पॉपुलेशन में से कुछ? नहीं, जिनको शुरुआती दौर पे जिन पर संस्कार हो गए उन पर हो गए। अच्छा। बाद में जाके तो कुछ नहीं। एक बार वो मटकी सेट हो गया। मिट्टी का घड़ा अगर पक्का हो गया तो फिर कुछ मुड़ता नहीं, वो जब तक वो रॉ होता है तभी तक वो हो जाता है। अच्छा। इसलिए महाराष्ट्र में तो काफी समय तक स्कूल में म्यूजिक था। अब नई पॉलिसी बनती है, म्यूजिक की जरूरत नहीं है, ये जरूरत है। अगर म्यूजिक और स्पोर्ट्स नहीं होगा तो आदमी का कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से, डेवलपमेंट कहाँ से था? ये तो आज की हमारी शिक्षा नीति ऐसी है कि जिसके अंदर जिस चीज को सिखाया जाना चाहिए उसको नहीं सिखा रहे। तो चाहे किसी भी कंट्री की हो, मेरी इसके बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं लोग बहुत खास किस्म के इलाइट लोग होते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल का ये है। जिनको बेसिक नॉलेज है थोड़ी बहुत सुर की और ताल की, वो सुनते हैं। और ये चीज ऐसे कि ये बेसिक खुद में होना चाहिए, सीखने के लिए तो होना चाहिए, सुनने के लिए भी खुद में होना चाहिए कि मुझे सुनना है, तभी हो सकता है। अगर मेरे आंखों के सामने हमेशा ये एक चैलेंज जैसा दिखता है मुझे कि अगर भाई मैं तो परदेश में रहता हूँ अमेरिका में, तो मेरे मन में बहुत बार ख्याल आता है कि मैं जितना एंजॉय करता हूँ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, वैसा ही मेरा एक जो इधर का लोकल अमेरिकन बंदा है, अगर उसको मुझे एक्सपोज करना है तो मुझे मन में हमेशा डर रहता है कि इसको अच्छा लगेगा या अजीब लगेगा या विचित्र लगेगा, पता नहीं, मतलब नहीं उसको कैसे क्या इंट्रोड्यूस करने का मेरे को हमेशा मन में ये रहता है कि हमको तो उनका म्यूजिक पता है, आपको तो पता है कि लेकिन उनको अपना म्यूजिक पता नहीं है। उनको आपका म्यूजिक पता नहीं है, उनके प्रोग्राम के बीच में थोड़ी देर के लिए उनको इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। वो एकदम आधा घंटा नहीं गाए, 5-5 मिनट 7-7 मिनट गाए, इंट्रोड्यूस करते जाएंगे तो उसके बीच में वो समझ, उसके इफेक्टिविटी भी आएगी, वो समझना भी लगेगी ये कुछ चीज अलग है। एंजॉय करे नहीं करे वो बात है, पर यही तो पता लगेगा यही चीज कुछ अलग है, तो अलग क्या है करके आदमी को क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। और जब क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तभी आदमी जानने की कोशिश करेगा। अगर क्यूरियोसिटी ही नहीं बढ़ी तो कैसे जानोगे? मुझे एक अमेरिकन बंदे ने सवाल पूछा था, जब मैंने उसको ये दिखाया था तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया ऐसा उसको सवाल आया। मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसा कोई सवाल पूछ सकता है। तो उसने बोला कि मैं पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ कि कोई बैठ के गाना गा रहा है। उसके लिए तो उसके सामने खड़ा रह के नाचते हुए गाने वाले लोग ही पता है उसको, क्योंकि वेस्टर्न में वैसे ही होता है म्यूजिक में। इंडिया में कैसे पूरे सर ये एक बात है ना कि उसको खड़े रह के गाना और बैठ के गाने में बहुत ज्यादा फर्क है। बैठ के गाने के अंदर जो आपका पोस्चर होता है उसमें नोट्स का क्रिएशन बहुत सही होता है, उसका पोस्चर सही होने से इफेक्टिविटी सही होती है, सुर बहुत सही लगता है, स्वर पे आप रुक सकते हो। आप ये बात समझिए कि आप खड़े रह करके आप गाएंगे तो आप कितनी देर एक स्वर पे रुक सकते हो, और बैठ के गाओगे तो कितनी देर रुक सकते हो। तो आप जितनी देर आपका प्राणायाम होगा, जितनी देर आपका योगा होगा, उतनी देर आप उस स्वर पे स्टैंड कर पाओगे। सही है। और इसलिए जरूरी है। और सही पोस्चर होगा तब सभी निकास होगा, एग्जिट जो है स्वर का। तो आदमी जब बैठ के गाएगा उसका स्पाइनल कॉर्ड उसका सीधा वर्टिकल पोजीशन में होगा और वो योग मुद्रा में श्वास स्वर लगाएगा तभी उसका होगा। दैट इज द बेसिक रीजन। बढ़िया उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, ऐसा थोड़ी है। बढ़िया। और इवन फिर भी अगर आप खड़े रह के कि एक परंपरा है, पर वो उसके अंदर बोलना भी उतना ही जरूरी है। तो मैं उसको महाराष्ट्र की कीर्तन परंपरा जिसको कहते हैं वो है, पर उसमें उसके लिए हिस्ट्री भी है, संस्कृत भी है, विवेचन भी है, पूर्वरंग भी है, उत्तरंग भी है। तो वो एक एक्सेप्शनल है। और बाकी आप देखिए कि बैठ करके जो आपका स्वर लगता है वो खड़े कभी नहीं लगेगा। अच्छा। उसका ड्यूरेशन कम होगा। सही है। या उसकी टोनल क्वालिटी खराब होगी। सही है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मुड़ते हैं अभी। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी मैं बहुत सारे देशों में जा चुका हूँ, जापान, यूरोप, अमेरिका, और हर देश का संगीत सुनने का मैं कोशिश करता हूँ। और उसमें बहुत खुशी की बात है, होना ही चाहिए। और उसमें कुछ स्पेशल चीज़ है क्या मैं ढूंढता रहता हूँ हमेशा। तो ये तो मेरा नज़रिया है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत सबसे रिचर लगा मुझे और बहुत साइंटिफिक लगा, और इससे ज़्यादा मेरे को कुछ अभी तक नहीं मिला। तो लेकिन मेरे मन में मैं कैपिटलिस्ट हूँ, तो मेरा हिसाब से
जो चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा कठिन है सीखने में या ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसको सबसे ज़्यादा रिवार्ड मिलना चाहिए, ऐसा मेरे मन में लगता है। लेकिन मैं जब देखता हूँ अमेरिका में जो इन लोकल म्यूज़िक है, हिप हॉप म्यूज़िक है, या इनके जो गायक है या इनकी जो आर्ट फॉर्म्स है, इनको इतना पैसा मिलता है कि हमारे भारतीय संगीतज्ञ किधर भी नहीं है उनके सामने। क्योंकि इनके एक एक म्यूजिशियन की नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर में हो गई है आज की तारीख में। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अब इनकी नेटवर्थ निकाली कि ये सबसे बड़ा म्यूजिशियन है, चलो इसका गाना सुन के देखते कैसे लगता है। लेकिन उसकी जो नेटवर्थ है वर्सेस उसका जो संगीत है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और भारतीय संगीतज्ञ का अगर मैं बैठ के म्यूजिक सुनता हूँ तो इतना वैल्यूएबल लगता है, लेकिन उसकी शायद उतनी नेटवर्थ भी नहीं होती। ये ऐसे कैसे हो गया दुनिया में कि जो वैल्यूएबल ही नहीं है उसको प्रचंड वैल्यू मिल गई? तो सब इसके लिए रीजन ये है कि बिजनेस अलग होता है और साधना अलग होता है। हाँ। बिजनेस अलग होता है, साधना अलग है। भारतीय संगीत साधना का संगीत है। संगीत के साथ एक शब्द जुड़ा है, साधना। जहाँ साधना होती है वहाँ सिद्धि होती है, वहाँ सुकून होता है, वहाँ पैसा नहीं होता। चूंकि पैसे के लिए गाते हैं, बिजनेस करते हैं, इसलिए उनको पैसे बिजनेस मिलता है। इंडियन म्यूजिशियंस को सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है, समाधान मिलता है, और इसलिए वो उसको। अच्छा, तो उनका फोकस ही अलग है। भाई आप फोकस अलग, आप देखिए, आप इंग्लिश के, आप इसको चलिए, आप इस तरह से आप मुझे बताइए इंग्लिश कितने दिनों में, इंग्लिश की वैल्यू क्या है? तो इसका मतलब ये ना कि पश्तो की या पख्तूनी की वैल्यू नहीं है, कम है, पर वो उनके देश में तो ही है। पख्तूनी और पश्तो के जो है, उर्दू के जो है, उसकी अपनी वैल्यूएशन अलग है। उसको इससे कम मैकेनिक, वो आप बिजनेस से हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते, पर वो अपनी जगह सही है। आयुर्वेद, एलोपैथी के अंदर बहुत सारा पैसा मिलता है, पर आयुर्वेद वाले करने में तो बैठे ही है। तो अगर वो, ये शास्त्रीय संगीत साधना का सब्जेक्ट है। इवन भारतीय संगीत ही साधना, संगीत के साथ शब्द सबसे पहले जुड़ा है, वो साधन है। स्वरों को साधो, उन्होंने कहते सप्त सुरन 3 ग्राम 8 मूर्छना साधो सुजान, इन सबकी जो साधना करेगा वो साधक कहलाएगा। और जहाँ साधना में तो सिद्धि होती है सब, और सिद्धि पैसों में काउंट नहीं होती। एक वैद्य एक आपके सिर पे हाथ रख के आपकी बीमारी सही कर देगा, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। बस शायद आपको मेरे प्रश्न का उत्तर समझ नहीं पाए। समझ आया, अलग अलग है। बिजनेस चीज अलग सर, बिजनेस अलग चीज है, साधना अलग चीज। अच्छा, फिर भी यहाँ पे पंडित जसराज जी की वजह से भारतीय शास्त्रीय संगीत का काफी कुछ हुआ है। रविशंकर जी की वजह से कुछ न, मतलब काफी कुछ, बिल्कुल नहीं था, उससे ज्यादा कुछ तो हुआ ही है। ब्रजभूषण कामराज जी ने गिटार को एस्टैब्लिश कर दिया, रविशंकर जी ने सितार को कर दिया, पंडित जसराज जी ने वक्र को कर दिया। लेकिन वेस्टर्न जो क्लासिकल म्यूजिक है और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, इसमें आपने सुना होगा वेस्टर्न क्लासिकल। हाँ, तो कुछ साम्य है। साम्य ये है कि इनमें एंटरटेनमेंट कैपेसिटी दोनों में ही है, प्रायोरिटी का फर्क जरूर है। इंडियन म्यूजिक में स्वर प्रधान है, और वेस्टर्न क्लासिकल की बात कर रहा हूँ। हाँ, वेस्टर्न क्लासिकल के अंदर क्या क्लासिकल म्यूजिक जहाँ आता है वहाँ समानता तो होती है, इफेक्टिविटी तो होती है, पर ऐसी कोई। लेकिन उनका जो अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच जो है वेस्टर्न क्लासिकल का, और अपना इंडियन क्लासिकल का जो साइंटिफिक अप्रोच है, वो पूरा अलग है या सेम ही है? वो म्यूजिकल लिटरेचर ग्रामर तो सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। उसमें वो किस वे में प्रेजेंट करते हैं, किस मॉड्यूल में वो रखते हैं, इसका फर्क पड़ता है। और साइंटिफिकली उनका वॉइस कल्चर बहुत अलग होता है, इंडियन वॉइस कल्चर बहुत अलग होता है। उनके नोट्स स्टैंडिंग होते हैं, सीधे सीधे खड़े होते हैं, इंडियन नोट्स कर्व होते हैं सारे। थोड़ा सर वो खोल के बताओ, सीधे सीधे और देखिए, प ध सा, ये होता है वेस्टर्न म्यूजिक। अच्छा। प ध सा, अच्छा, ये कर्व नोट है। ओके। वो फुल वॉल्यूम में अपर ऑक्टेव में गाएंगे। सा, और इंडियन में सा नि ध व म ग रे, सा नि ध व म ग रे, सा रे ग म प ध नि ध रे ग म प ध नि ध रे। नोट्स कर्व्ड है, फील है। अच्छा, राउंडेड है, एकदम शार्प एज नहीं है। शार्प नहीं। अच्छा, शायद अब
पा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा धा सा रे गा मा पा नी सा रे गा मा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा। 3 ऑक्टेट में आवाज चलती, इनकी एक ही ऑक्टेट। ओह, म्हणजे काळी 1, काळी 2 और काळी 3 तीनों में चलता है। ऊपर ही चलते सर। अच्छा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, चलो हम अभी ये टेक्निकल हो गया है संगीत रिलेटेड क्वेश्चंस, तो थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आपका पर्सनल लाइफ स्टोरी। तो आपने संगीत सीखना किस उम्र में चालू किया? भाई ऐसा है कि आपको सही बात बताऊंगा तो आप हंसेंगे। संगीत तो हमने जन्म से पहले से शुरू कर दिया सीखना। जब हम माँ के पेट में थे तब घर में 24 घंटे का गाना चलता था। पिताजी गाते थे, पिताजी के शिष्य सीखने के लिए आते थे। आपके पिताजी भी क्लासिकल सिंगर थे? पिताजी क्लासिकल के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे हमारे, अच्छा। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि कब से सीखना शुरू किया उसका जवाब दूँ। और वो कहते हैं कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है तो उसके जो संस्कार होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। उसमें संस्कार कहते हैं, महाभारत में का अभिमन्यु वाली भी बात आपने सुनी होगी, उसमें उसको जाने का रास्ता पता था, आने का नहीं था। तो हमारा संगीत सीखना तो दुनिया में आने के पहले से शुरू हो गया। अच्छा, और आपकी माता जी वो भी सीखती थी संगीत? माता जी गिराती थी और चूंकि उसके पेट में थे तब से सीखना शुरू किया। बाहर आए तो दिन भर तानपुरे बजते रहते थे, पिताजी प्रोग्राम में जाते आते रहते थे, शिष्य सीखने के लिए आते थे। तो राइट फ्रॉम पहले साल से लेकर के और स्कूल में जाने तक जो है हम संगीत सुनना ही सीखना। इसमें रीज़न ये है, बैठ के सीखना अलग होता है, पर ये श्रवण विद्या है, सुनने से इस चीज़ का सीखना शुरू हो जाता है। एज सुन एज यू लिसन टू गुड म्यूजिक यू स्टार्ट लर्निंग म्यूजिक। उसके लिए अलग गुरु बना करके बैठना, और ऐसा नहीं, आप अगर उस माहौल में रह रहे हैं और उसमें सुन रहे हैं तो। आपके पिताजी का नाम क्या है? मैं आपको बताऊं, एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगा आपको। किस्सा आपको एक बता देता हूं मैं आपको कि ग्वालियर के अंदर कृष्णराव शंकर पंडित जी ग्वालियर घराने के बड़े दिग्गज गायक थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो उनके यहाँ दिन भर गाने का चलता रहता था, गाते रहते थे। उनके यहाँ जो आदमी बर्तन वगैरह मांजने के लिए आते थे, बर्तन मांजने के लिए जो आती तो बर्तन मांजते मांजते जो है वो चलता रहता, सुनती रहती थी। तो उसका सीखना तो वही हो गया, जब इधर बर्तन मांजती थी तो संस्कार से उसने वैसे ही सीख लिया। और जब उसको एक बार पंडित जी ने सुना तो अरे तुम इतना सही, इतना अच्छा कैसे गा रहे हो, कि मैं तो कुछ गा ही नहीं रहा, आप गाते रहते हो उधर तो मैं इधर गाते रहते हो। तो हमारा सीखना जो है इस तरह से शुरू राइट फ्रॉम बर्थ ही है। बर्थ से भी पहले का है? बर्थ से पहले का है। पेट में है तब हाँ, से? उसके बाद में तो दुनिया में आए तो फिर। अच्छा, वैसे क्या होता है इसमें बहुत बड़ी फायदे की बात है, आप सीखते रहते तो आपके रागों की बंदिश है तो आप वैसे सुनते रहते तो आपको याद हो जाती है। बैठ के बंदिश सीखने की मतलब काफ़ी कम जरूरत रहती है। कंपोजिशन चलते रहते तो सुनते से याद हो जाते हैं। आपको जैसे फिल्मी गाना याद होता है या कोई दूसरा गाना याद होता है, वैसे हमको कंपोजिशन याद हो जाता है। कंपोजिशन याद होता है, कंपोजिशन राग का एब्स्ट्रैक्ट होता है तो राग के बारे में मालूम पड़ जाता है, फिर सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसा मेरा मानना है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि ये, और इवन वो संस्कार इतने हो कि आप रात को सोएंगे भी तो आपको सपने में भी राग ही आएंगे, आप कहीं गाते हुए रहोगे या कहीं सुनते हुए रहोगे, बाकी आपके सपने में कुछ नहीं आ सकता है। और म्यूजिशियन इज 24 आवर्स म्यूजिशियन, दैट्स ऑल। वो 24 घंटे उसमें रहे, उसी के बारे में सोचेगा। आपने मुझे एक बार वो किस्सा सुनाया था जिसमें आप अलमारी में छुप गए थे, वो वाला सुनाओ। एक्चुअली क्या किया, हमारे जब हम छोटे से गांव में रहते थे, मेरे ख्याल से वही छोटे से गांव रहते हैं, सातारा डिस्ट्रिक्ट में वाई करके एक जगह है। तो बहुत छोटा सा गांव था, उसमें 3 एक मंजिली वाली अर्चे वाली और नीचे के 2 ऐसे रेसिडेंशियल थे। सामने कृष्णाबाई नदी बहती रहती थी। तो वहाँ पे हम लोग रहते थे, बहुत छोटी सी जगह थी, किराए के मकान में रहते थे, ऊपर और नीचे ऐसे रहते थे। तो पापा जाते आते रहते थे, पापा रेडियो से गाते आते रहते थे, रेडियो पे गाते थे। मुंबई उस समय बहुत रेडियो पे गाने वाले की बहुत इज्जत थी, उसको घर के बाहर नेम प्लेट लगाते थे कि रेडियो स्टार। आज जो बॉलीवुड और हॉलीवुड की हालत है स्टार्स की, वो उस समय रेडियो स्टार्स की थी। अच्छा। और लोग उसको सुनते थे, तो पापा जाते थे गाने के लिए, उनका गाना रेडियो पे आता रहता था। तो हमारे लिए जो बचपन सामने जो आदर्श था, जो एक बेटा जो बाप को देखता है वही वो करने की कोशिश करता है, तो हमको भी ये जैसा था कि हम भी रेडियो पे गाएंगे। उम्र 3-4 साल की रही होगी। फिर हमारे घर में बड़ी बड़ी लकड़ी की अलमारियाँ रहती थी,
तो हम क्या करते हैं कि जैसे इधर उधर जब जब खेलने की खाने की उम्र होती, खेलने की होती टाइम होता, तो उस समय हम जाकर अलमारी में बैठ जाते और हम खुद ही अनाउंसमेंट करते कि ये नववाणी का मुंबई केंद्र है और आप मुकुंद क्षीरसागर जी राग सुने। घंटा घंटा आप चीखते चिल्लाते रहते थे। मम्मी हमको ढूंढ ढूंढ के परेशान होती थी कि कहाँ गया कहाँ गया। बाद में मिल जाते अलमारी के, फिर बाहर निकल के फोड़ती थी तबीयत से कि तेरे को किसने कहा मर जाएगा तो क्या करेगा। पर एक वो जो दिमाग में बात बैठ गई कि मुझे अगर जिंदगी में कुछ करना है तो मुझे यही करना है सबसे पहले कि मुझे रेडियो स्टेशन। और वो मैं 1971 में आकाशवाणी से अप्रूव हुआ, उस दिन मेरा सपना पूरा हुआ जो तीसरे साल से चल रहा था। वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़े बड़े आर्टिस्ट रेडियो पे नहीं गा पाते थे। कितने साल लगे इतने आपने बोला? हाँ? 3 साल से लेकर जब आपने हाँ नहीं मतलब वो एक रेडियो की बात है। बाकी 3 साल के बाद में तो शुरू हो गया। मैं जब 5वीं में क्लास में था तो मेरा पहला कॉन्सर्ट हुआ। हमारे गैदरिंग हुआ करते थे स्कूल उनके अंदर, तो मैंने फर्स्ट टाइम उसके अंदर बैठ के एक राग को गाई थी। वो बहुत अप्रिशिएट हुई थी। वो मेरा जिंदगी का 7वें साल में पहला परफॉर्मेंस था। और अभी मैं 73-74 में चल रहा हूँ। 66 साल जिंदगी के मैंने मंच पे गाते हुए और सुनाते हुए सीखते हुए निकल। सीखने का मतलब सुनना भी है, मंच पे गाना भी है, अकम्पनीमेंट में तानपुरे पे गाना भी है और सुनना भी है। सीखना इतना डाइवर्सिफाइड है, कोई एक उसको वो नहीं हो सकता। तो आपके पहले गुरु तो आपके पिताजी ही थे। हाँ हाँ। पिताजी के बारे में कुछ बताएंगे? हमारे पिताजी बहुत अच्छे वोकलिस्ट थे, ग्वालियर घराने के गायक थे। वो 6ठी 7वीं में पढ़ते थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई। उनका नाम क्या है? उनका बालकृष्ण नरहर क्षीरसागर। अच्छा, पंडित बालकृष्ण नरहर क्षीरसागर। तो उस जमाने की बात है कि जब मदर की डेथ हो उनके, और ग्रैंडफादर जो है वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे और वो मैथमेटिक्स के थे। और उस समय की जैसे शिक्षा पद्धति मारकूट करके पीट पाट करके पढ़ाते थे, तो हमारे पिताजी तो पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं था, वो भक्के वहाँ से चले गए। ये 12-13 साल तक ग्वालियर में रहे, कृष्णराज शंकर पंडित जी के पास में और राजा भैया पूछवाले के पास में, और सूर्य की तरह से प्रतापी होकर के वापस सातारा आए वो। तब उनको सातारा स्टेट ने कोर्ट म्यूजिशियन की अपॉइंटमेंट दी और वो कोर्ट म्यूजिशियन बने। जिंदगी पूरी उन्होंने एक ही काम, 8-8 घंटे का वो रियाज करते थे। वाह। और गुरु सेवा करके गुरु से सीखते थे। कोई फीस दे करके या एडमिशन कार्ड लेकर के पढ़ने का, यानी उनके घर में जाके रहे उनका घर का सारा सेवा किया, स्वयंपाक किया, भांडे किए, सब जो सारे काम थे वो किए और गुरु से सीखा। और उन्होंने भी अपने बेटे की तरह से प्यार किया। तो पहले गुरु तो मेरे पिताजी थे, जिन्होंने मुझे बहुत ही मतलब सिखाना ये चाहा कि मैं कभी भी सीखूं नहीं और कभी भी गाऊं नहीं। जिनके वो देखते थे प्रोग्राम होते हैं नहीं होते हैं, गरीबी चलती है, मुफलिसी चलती है, आर्थिक हालत खराब रहती, वो नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा कोई इस तरह से दिक्कतों में जिए। तो वो बेसिकली चाहते नहीं थे, पर हम इतने अड़े हुए थे कि हमको जिंदा रहना है तो हमको तो करना ही करना है, गाना ही गाना है उसमें। उस वक्त पिताजी के पास मैंने बहुत तालीम ली, सीखा उनसे। यानी पिताजी आपको पुशबैक किया? नहीं, वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते थे कि वो आर्थिक स्थितियों को उन्होंने देखा था, वो नहीं चाहते अपने बेटे को। पर हमारी जिद थी जो ठीक है, उनके डर से हम स्कूल में पढ़ते गए और करते गए। पर गाना के उसी हालत में गाएंगे तो स्कूल जाएंगे, अगर आप गाना सिखाओगे तो जाएंगे तो नहीं। एक शब्द हमारी एक आपकी, तो अनपढ़ तो रखना नहीं था उन्होंने, तो पीट पाट करके स्कूल भेज देते, वहाँ हम जाकर के गाना गाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे, वापस आ जाते हैं। अरे बाप रे। स्कूल लाइफ थी मार खाने में ही चली गई, सीखने में बहुत कम। मुझे लगता है यहाँ पे पुनर्जन्म का कुछ तो होगा सिलसिला। होता है सब होता है। ये पिछले जन्म में आपकी बहुत बड़ी दंडकट इच्छा रही होगी कि मुझे ऐसे ही घर में जन्म लेना है, ऐसे घर में लेना है कि वातावरण हो ताकि मैं म्यूजिक का। हाँ, म्यूजिक तो हमारे शुरुआती रागों से हुई और आज भी राग ही है। आज भी 16-17 घंटे की जब फ्राइंग होती है तो सोचना नहीं पड़ता। किसी 2 राग के बारे में सोचना करो तो 8-8 घंटे तो निकल जाते सोच करके राग के बारे में। अच्छा, यानी समय पे भी जीत। हाँ, समझ समय कैसे जाता है पता नहीं चलता। समय का तो पता नहीं चलता, राग के बारे में सोचिए। ये मेडिटेशन ध्यान, अंतर ध्यान वाला केस हो गया। फिर तो पिताजी के गुरु का नाम क्या था? पिताजी के गुरु जी का नाम था कृष्णराज शंकर पंडित। अच्छा, कृष्णराज। और राजा भैया पूछवाले, 2 उनके गुरु थे। अच्छा, तो जब आपने आपके पिताजी से, जो आपके गुरु भी थे, उनसे संगीत का ज्ञान लिया, तो ऐसा कोई मौका आया या कोई स्टेज आप पहुंचे संगीत में जहाँ पे आपको ऐसा लगा
या आपके गुरु को ऐसा लगा, जो आपके पिताजी, कि भाई अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं आपको सिखा सकता हूँ, इससे ज़्यादा अगर आपको सीखना है तो आपको इस गुरु के पास जाना पड़ेगा, ऐसा कोई मौका आया? ऐसा कभी भी नहीं ये मौका आया, क्योंकि वो इतने प्रचंड प्रकांड पंडित थे कि उनके पास तो 400-500 रागों के बंदिश और राग थे। अच्छा। ऐसा कभी भी नहीं आया, ओ, क्योंकि वो इतना, उन्होंने क्या जिंदगी में संगीत ही किया था और उनको बहुत शौक था नए राग बनाने का, नई बंदिशें बनाने का, और 24 घंटे वो बिजी रहते थे। उनके मित्रों के अंदर भीमसेन जोशी थे, उनके मित्रों के अंदर डीबी पलुस्कर थे, उनके मित्रों के अंदर कागलकर बुआ थे। तो उनका सर्कल एक ऐसा था कि जिसमें सूर्य की तरह से प्रतापित थे वो, तो ऐसा उन्होंने, ऐसा मौका ही नहीं आया। और मैं सोचता हूँ शायद कोई भी शिष्य अपने गुरु को सरपास कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी इतनी साधना होती है, उनकी इतनी कमांड होती है स्वर और ताल के ऊपर, कि वो उसको नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, नो बडी कैन। आज तक मैंने जितने पिता पुत्र भी देखे, गुरु शिष्य भी देखे, शिष्य तो हमेशा वो नहीं हो पाता। तो ऐसा आपको गुरु का महत्व कब समझा? आपको तो पिता के रूप में आपको गुरु मिले, हाँ। लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया, चलो आपको कुछ मेहनत लेना नहीं पड़ा उसके लिए कि कहीं ढूंढ के जाओ, जैसे आपके पिताजी को लेना पड़ा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, वो तो शहीद हो गए, वो तो संगीत के लिए शहीद हो। फिर हमारे घर में सभी गाने लगे उनसे सीख करके, मेरे चाचा जी भी गाते थे, दूसरे चाचा जी भी गाते थे, मैं भी गाता हूँ, मेरा भतीजा भी गाता है। शहीद हो गए मतलब क्या? हाँ, वो फिर तो शहीद मतलब कहते हैं ना, हिंदी में शहीद शब्द है वो जो चीज़ के लिए खत्म हो जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा किला बना रहे तो एक आदमी का बलि देते हैं, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसके ऊपर किला बनाते हैं, ऐसा। तो ऐसे वो सेक्रीफाइस। वैसे आपके पिताजी ने खुद को शहीद करवा के पूरा ज्ञान ले लिया संगीत का, और वो जो आप अगले पीढ़ी को देने को, तो कहीं जाना नहीं पड़ा। तो फिर मुझे ऐसा लगता है जब कोई बंदा बहुत कोशिश करके जब उसको कोई चीज मिलती है तब उसका वैल्यू रहता है। आपको तो ढूंढना ही नहीं पड़ा, आपको तो घर बैठे मिल गया। नहीं, ढूंढना नहीं पड़ा, ये बात सही है, पर इसके साथ एक माइनस पॉइंट ये भी है, हाँ, कि वो पेड़ के नीचे पेड़ बढ़ता नहीं, तो वो पेड़ इतना बड़ा होता है कि वो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करता। ये नहीं कहते कि आपको आ गया है तुम अच्छा गा रहे हो या अच्छा कर रहे हो। अच्छा, वो हमेशा आपके जो कमी है वही बताएगा और आपको आगे पुश करेगा। 4 लोगों में कह देगा मेरा लड़का अच्छा है, सामने कभी नहीं कहेगा तुमने ठीक गया। जिंदगी के आखिर तक तो मैंने अपने पिताजी से कभी ये नहीं सुना, जबकि हम सैकड़ों प्रोग्राम गए, सैकड़ों जगह सब हुआ, क्या नहीं हुआ संगीत में, सब कुछ। मेरे को इतनी सी साधना भी ईश्वर ने इतना दिया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। 1971 से लेकर के आकाशवाणी पे भी काम, आकाशवाणी से मैं जुड़ा हुआ। उसके बाद संगीत नाटक एकेडमी स्कॉलरशिप मिली, संगीत नाटक एकेडमी के प्रोग्राम्स किए, वेस्टर्न कल्चरल सेंटर के प्रोग्राम किए, कई जगह मैं जूरी में रहा, कई जगह एडवाइजर रहा, कई जगह परफॉर्म किया, कई शिष्य मेरे सीख। पर उन्होंने जिंदगी में कभी इस बात को ये नहीं कहा कि हाँ तुमको संगीत आया है। इस एक शब्द के लिए जिंदगी भर मैं तरसता रहा, पर टिल लास्ट ही डिड नॉट से। ओहो, शायद उनको ये पता था कि ये कहने के बाद मैं स्टॉप हो जाऊंगा। ओह वाह। उसके बाद में एक चीज़ मैं आपको और करूँ, फिर उसके बाद में एक जैसे समय आ गया, पंडित जसराज जी सूर्य की तरफ से तेजस्वी गायक हुए महाराष्ट्र में, और उनका गायकी बहुत मधुर थी, बहुत मीठी थी, तो मुझे वो उनका गाना बहुत अच्छा लगा, आई लाइक हिज म्यूजिक। तो फिर मैंने उनके पास तालीम ली, और वो मेरे गुरु है, और उन्होंने मुझे मेरे गाने को बहुत मीठा बना दिया, बहुत स्वीट बना दिया, और मुझे एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए जो कुछ है। तो जब मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया तो मैंने पंडित जी को कहा कि मैं बहुत रोते हुए गया था, मैं कहा पंडित जी मेरे पिताजी की डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा बेटा मैं हूँ ना, तू आज से तू मेरा बेटा है। वाह। और वो एक्सेप्टेंस उन्होंने जो है उनकी न्यू जर्सी में डेथ हुई उसके पहले दिन तक मेंटेन किया, कि लास्ट में वो न्यू जर्सी में थे, तभी उनकी डेथ हुई 17 अगस्त 16 अगस्त को होती है। तो टीचिंग उनका जारी रहता, स्काइपी पे सिखाते या सामने सिखाते या हम सीखते करते। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम अच्छा गाते हो, पर सब लोगों को उन्होंने कहा था कि ये बेटा मेरा बहुत अच्छा गाता है। वायर मीडिया मालूम पड़ता था, उनका भी टेक्निक यही था। अच्छा, हाँ ठीक है अभी करिए, बस ये कर। शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, वो हम नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि सब कुछ करके किया ना, उन लोगों ने खाली संगीत किया, हमने कई काम किए। सही है, बहुत टचिंग था स्टोरीज ये। पर वो एक सिद्ध आत्मा थे, वो ईश्वरीय अवतार थे। मैं उनको, वो लोगों उनको पूछते आपका और मेरा क्या रिश्ता है, तो मेरा भगवान और भक्त का रिलेशन है,
क्योंकि मुझे उस व्यक्ति में ईश्वर के दर्शन हो गए। वो इतना मीठा गाते थे, इतना मीठा गाते थे कि आपके आँख से बरबस आंसू निकल पड़े। और सबसे बड़ी बात, वो इतने सज्जन थे, इतने दयालु थे, इतने करुणामय थे कि वो मैंने वैसे कोई आर्टिस्ट नहीं जो दूसरे आर्टिस्टों के प्रोग्राम के लिए रिकमेंडेशन करे, जो दूसरे आर्टिस्टों को 4 जगह गाने के लिए भेजे, जो दूसरों का भला चाहे। वाह। तो वो कहते थे आदमी जिंदगी में पहले तो एक सच्चा इंसान बनेगा, सही इंसान बनेगा, ट्रू मैन बनेगा, और फिर वो सही कलाकार बन सकता है। अच्छा। जब तक आप सच्चे आदमी नहीं बन सकते, आप सही कलाकार नहीं बन सकते। ऐसा पंडित जी का। सही है, बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर लगा सुन के। तो ये अभी आपने आश्रम की बात की, तो मैंने तो खुद अनुभव लिया है कि जब भी मैं बैठता हूँ किसी लाइव परफॉर्मेंस में तो मेरे आंखों में से आंसू आते हैं। वैसे गायक के आंखों में आंसू आते हैं क्या कभी? बहुत बार आता है, मेरे खुद के कई बार आते हैं। अच्छा। जब हम अपने इष्ट के सामने बैठ के गाते हैं, अच्छा। जब हम अपने इष्ट के सामने बैठ के गाते हैं और अपनी हाजिरी करते हैं, हम जब जहाँ पे जब जो कोई हमारा इष्ट है या कुलदेवी है जिनके हम उत्सव में जाकर के सेवा करके आते हैं, कोई एक जगह है वहाँ पे मैं जाता हूँ हमेशा। 44-45 साल हो गए मुझे उस मंदिर में जाकर के हर साल। गाते हुए आंसू आता? तो जैसे गाने के लिए तो आवाज कैसा निकलेगा? तो रुक जाती है कई बार, एक बार आदमी अंदर से भर आता है ना। हाँ। उसमें आपको एक सुर ऐसा मिलता है, एक सुर ऐसा रहता है कि आपके आंख से बरबस आंसू निकल पड़ते हैं और आपके श्रोताओं के भी निकलते हैं, आपको पता नहीं लगता। ये मैंने जिंदगी में पहली बार पंडित जसराज जी के गायन में महसूस किया। अच्छा। बहुत साल पहले जो साणंद के अंदर साणंद ठाकुर के यहाँ पे उनका गाना था, तो हम लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ रात को 2:30 बजे गाने के लिए बैठे। वो आदमी नवरात्र महोत्सव का प्रोग्राम था और उसके अंदर वो गा रहे थे और 2.5 घंटे 3 घंटे गाए। तो हम तो अपने आंसू खुद के नहीं रोक पाए। फिर वो मुझे मालूम पड़ा जब 30 साल की साधना के बाद मैं जब मंदिर में गाने बैठा, तब मुझे लगा कि अरे कोई सुर दिख रहा है, कोई चीज़ ऐसी दिख रही है जो आपको उंगली पकड़ करके चला रही है, कोई चीज़ ऐसे जो आपको एक प्रकाश की तरफ ले जा रही है। और फिर वो मालूम नहीं पड़ता, जैसे आपका टेक ऑफ हो गया वैसे हो जाता है, आपके तानपुरे बजना शुरू हो जाते हैं, आपको सामने वो दिखते, उसके बाद में आप यू आर कम्प्लीटली लॉस्ट। वाह। और फिर आपको आपकी शारीरिक शक्ति जब खत्म होती है तब मालूम पड़ता है कि भाई 1 घंटा भर हो गया गाते हुए, 1.5 घंटा हो गया। बहुत सुंदर अनुभव होता है वो। और ये अनुभव जीवन का सबसे ये साल में 1-2 बार ही होता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई अगर ये कह दूँ कि सब रोज नहीं होता, सब गलत बात तो कहने की, रोज तो होता नहीं। हाँ, पर साल में 1 बार, कभी 2 साल में 1 बार। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि ये रेयरली होता है, लेकिन होता है। ये रेयरली होता है। उस वक्त क्या होगा कि आपका गले का सुर, आपकी आत्मा जब उनमें विलीन हो जाती है उनके परमात्मा के चरणों में, तब जो अनुभव होता है, मैं सोचता हूँ वो एक अनुभव कुछ क्षणों का होता है, पर उसके लिए आदमी जिंदगी भर जिए और वैसा गए, तब तो वो करोड़ों बिलियन डॉलर से ज्यादा कीमती चीज है। कसम से, कसम से कि उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। कि जब भी कोई चीज बेचनी शुरू कर देते तो उसकी सिद्धियां खत्म हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए सिद्धि तभी तक रहती है जब तक आप उसको बेचते नहीं हो। सबके काम के लिए ले तो दिक्कत नहीं है। और मैंने ऐसा सुना है कि आप सिर्फ उसकी याद भी करते हो उस क्षण की, जब भी आपको ये अनुभव हुआ था, तो वापस वो रिफ्रेश हो जाता है वाकई में सिस्टम को। रोए खड़े हो जाते। हाँ, और सिस्टम को भी रिफ्रेश हो जाता है। फिजिकली लगता है कि आप कहीं पर भी प्रोग्राम गाने के लिए जा रहे हो तो उस क्षण को याद करके गाओ कि मैं उनके सामने कैसे गाया था या उस सुर कैसा मिला था, तो वो अपने आप मिल जाता है, वापिस आ जाता है। मैं बताऊं कि ईश्वर की इतनी असीम करुणा और कृपा मेरे ऊपर है कि मैं एक बहुत लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ और बहुत ही गरीबी के समय में उठा हूँ। मेरे जिंदगी में पहली बार चप्पल और बूट 8वीं पास होने के बाद पहने थे। वाह। तब तक एक महाराष्ट्र के गरीब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, जो पूजा पाठ करके अपनी, पर वो आदमी जहाँ उस स्थिति में था, उसके बाद में ईश्वर ने जहाँ तक रखा है, और आप जैसे लोगों से मिलना हो रहा है, इतनी अच्छी चर्चा हो रही है और इतना सुरों को हम शेयर कर रहे हैं कि हम गा नहीं पा रहे, गाने करने मतलब, पर बात करके भी इतना अच्छा लगता है ना। सोचे तो स्वर के बारे में, गाए तो, समझे तो संगीत के बारे में, जाए तो भी सुरों को छोड़ करके। इसे परमात्मा से एक ही कहते, भाई तुमने इतना ही दिया है, जब तक गले में सुर बरकरार है तब तक ही हमें जमीन पे रखना है। ऐसा दिन कोई देखने को नहीं पड़े कि सुर नहीं है और हम सांस ले। हाँ, अगर कोई याचना है, कोई अभ्यर्थना है, कोई प्रार्थना है परमात्मा से, एक ये कि जाते वक्त सुर कायम रहे। वाह। और
पुनर्जन्म मिले नहीं, अगर मिले तो उसी घर में मिले जिसमें अभी पैदा हुए, ताकि स्वरों की सच्ची। सही है। मुझे लगता है आपका पुनर्जन्म उसी एनवायरनमेंट में हो सकता है, हुआ ही है, होगा ही वापिस। ये दूसरा जन्म है। मेरे को पंडित जी ने बताया था, जसराज जी ने। अच्छा। वो सब जानते थे, वो कहते बेटा तेरा दूसरा जन्म है, तीसरा जन्म होगा तो मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ तो होगा। अरे वाह। और ये तेरा दूसरा जन्म है, ये 3 जन्म की विद्या है। ओह, 3 जन्म लगते हैं समझने तो को। बताया उन्होंने कि ये साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, संजय अभ्यंकर और रतन मोहन, ये जो गा रहे हैं ये तीसरे जन्म का गाना गा रहे हैं। ओह, और तुम जो गा रहे हैं दूसरे जन्म का गाना। अच्छा। तो उनकी एक पुस्तक है रसराज, पंडित जसराज करके, तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को लिखा है उनमें कौन कौन है। तो उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि साहब ये मेरा शिष्य है और ये मेरी परंपरा को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि खाली मैं कह रहा हूँ मैं उनका शिष्य, लोग तो जबरदस्ती कहते हैं कि साहब मैं उनके शिष्य, ऐसे नहीं। वो तो अभी हम आगे बढ़ते हैं आपकी ज़िंदगी में। जब आप यंग थे तो आप अपने मित्रों को देखते होंगे कि कोई और कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, आप संगीत क्षेत्र में घुस रहे हो। अरे साहब हमारी जितनी ट्रेजेडी तो किसी की नहीं हुई होगी। हमको तो जो घर में कहते हैं वो पढ़ना है वो हम पढ़ते थे। अच्छा। मतलब अपनी इच्छा से पढ़ना वढ़ना तो बहुत दूर की बात है। सर मैं आपको एक अर्ज करूँ, आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था और मैं डॉक्टर बना नहीं। अरे बाप रे। क्यों? नहीं, मेरे को इंटरेस्ट है, मुझे रोगों में इंटरेस्ट नहीं, रागों में इंटरेस्ट था। नहीं, मैं वही पूछा। फिर हमारे क्या किया कि मेरे साहब ने किया तो मेडिकल में एडमिशन हो गया। जबरदस्ती क्या पढ़ते थे, पर पढ़ते तो थे ही थे। तो स्कूल कॉलेज किया तो एडमिशन हो गया। तो आर्थिक स्थिति इतनी थे नहीं कि डॉक्टर बना पाते, हमने भी इसका फायदा ले लिया। मेरे अपने को करना ही नहीं। तो पापा का तो इतनी इनकम नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर, तो मैं मम्मी जिंदगी में कौन रोगों के साथ लड़ता रहे करता रहे, मेरे से तो कोई होगा नहीं, मैं तो नहीं बनूंगा। फिर मम्मी के दिमाग में फितूरा है कि तुम पैथोलॉजी का कोर्स करेंगे तो और ही गंदा काम है, तो मेरे से तो इतना ही नहीं हुए, मैं तो नहीं करूँगी। तो फिर बड़े भाई साहब ने बड़ा इंटरवेंशन किया। मैंने कहा ठीक है आप चलो BSc कर लो। अरे BSc कर ले, फिर क्या, अब क्या BSc करने के बाद तो 3 जगह नौकरी लगे, घर वालों को चाहिए था क्या। BSc की नहीं, उसमें उसकी जगह तो मैं तो फिर फर्स्ट ईयर में आते मैं आकाशवाणी के अंदर हिंदी अनाउंसर हो गया। अच्छा। मैंने कॉलेज की पढ़ाई AIR तो मैंने तभी ज्वाइन किया कि जब मैं कहा ठीक है यार ये माहौल बढ़िया है। तो इसके बाद में फिर और पढ़ते गए, पढ़ा किया। तो पैसे का फोकस कभी भी नहीं था आपका लाइफ में? अभी भी नहीं मेरे, अभी भी नहीं है, उस समय भी नहीं था। अभी भी नहीं है मेरे, मुझे इतना नहीं है। आपका फोकस म्यूजिक ही है। मुझे मेरा सुर बरकरार रहना चाहिए, उसकी इफेक्टिविटी रहनी चाहिए। अच्छा। मतलब ही नहीं मुझे किसी चीज से। अच्छा अच्छा, बढ़िया। क्या करना है, पैसा सबका यही रह जाएगा। बहुत कम लोग मिलते हैं जिनका फोकस पैसा नहीं होता। मेरा नहीं होता, बहुत रेयर केस होता है लोगों नहीं, में। क्या कर, अपने को जितना जरूर जितना चाहिए, जितना है, कर्जा किसी का नहीं होना चाहिए, वो नहीं है बस। तो और किसी को क्या, और कितना बढ़िया। संतोष बड़ी चीज है। तो जब आपकी शादी की उम्र हो गई हाँ। तो फिर आप में ये ऐसा इच्छा था क्या कि मेरी जो पत्नी बनेगी उसको संगीत में कुछ तो ABCD तो आना मांगता है, ऐसा कुछ था क्या आपका? ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं था, पर इसमें भी बड़ी मज़ेदार बात हुई। हमारे फादर प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेने जाया करते थे। एक जो म्यूजिक के एग्जाम्स होते हैं ना, वो एग्जाम लेने के लिए जाते थे। तो जो मेरे मिसेस है वो मैट्रिक में उसका प्रैक्टिकल म्यूजिक सब्जेक्ट था। अच्छा। तो वो पिताजी उसका एग्जाम लेने के लिए गए थे, तो उनको वो लड़की वहाँ पसंद आ गई। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, म्यूजिक में भी ठीक है, ये लड़का म्यूजिक के अलावा कुछ करेगा नहीं। तो उन्होंने 5 साल पहले देख के रखा था उस लड़के को। वाह। और जब मैं जॉब वॉब में लग गया तब उनकी बात पहले हुई थी, वो शादी कर दी उन्होंने। एंड शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन संगीत में, और इसमें उसकी बहुत रुचि थी उसकी। अच्छा, तो आप जब रियाज करने को बैठते थे वो परेशान नहीं होती थी? नहीं, शी हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। कि आप खूब, उसने वो खुद भी गा सकती थी, पर उसने कहा कि अब मैं नहीं गाती हूँ, आप गाइए, मैं पूरा सेक्रीफाइस कर दूंगी। अच्छा। उसको डांस में भी इंटरेस्ट था, गाने में भी इंटरेस्ट था, और उसने मुझे कम्प्लीटली फ्री रखा कि आप अपना रियाज करिए, गाइए, करिए, आप जो करना है। वो हाउस वाइफ थी? हाँ, हमने उसको तुमको पैसा खर्चे की देता दे देंगे, बाकी माता पड़ेगी, बाकी अपने को ज़्यादा दिक्कत में नहीं पड़ना। अच्छा। फुल्ली सपोर्ट कर, फुल्ली सपोर्ट था हर प्रोग्राम में, इसमें उसमें।
बढ़िया, ऐसे बहुत रेयरली ये बहुत- जब गुरु ही ढूंढ के देता है तो क्या प्रॉब्लम ही नहीं होगा। नहीं, हाँ, उसको तो पता है बेटे को क्या पसंद है, वैसे उन्होंने लड़की भी खोज ली और आपने तुरंत हाँ भी बोल दिया उसके लिए। कोई इतने उस समय जब ऐसी वो ऐसा देखा और प्यार हो गया, ऐसे कोई था ही नहीं वहाँ पे। तो जो पापा देख लेंगे कर लेंगे ले आएंगे उसे कर लेंगे, बाकी कोई ज्यादा अच्छा, ऐसे कोई विशेष चाहत वात को सोचने का टाइम ही कहाँ था। सवेरे क्यों? सवेरे सवेरे के राग गाओ, दोपहर को दोपहर के राग गाओ, शाम को शाम के राग गाओ, रात को रात के राग गाओ। इतना रियाज चलता था? इतना ये सब तो करना, सोचेगा कौन क्या होगा, हुआ जो देखा जाएगा। अरे बाप रे, लेकिन बायोलॉजी भी कोई बात होती है ना। हाँ, बायोलॉजी बातें वो उस समय के लिए होती है, ठीक है, पर अपना इसमें कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा, उस तरफ एनर्जी आपकी गई नहीं। गई ही नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, सही बात है ना। संगीत की तरफ अगर एनर्जी बढ़ रही है, केवल 100% म्यूजिशियन ही होना चाहिए आदमी को, हाँ। फिर कुछ नहीं होता। बराबर है। ऐसा आप सोचो मैं ये भी करो वो भी करो, पैसा भी कमा लो, कोई नहीं। एक रहने जितना मकान हो, एक छोटी सी गाड़ी हो, बच्चे अपने काम करते रहे, अपने काम पे लगे रहे, बस बहुत है। आपने तो बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया, क्योंकि आगे के सवाल तो जस्ट रिडंडेंट सवाल है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनका जवाब दे दिया है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो फैमिली जब आपकी हो गई, बच्चे हो गए और आपको एक फैमिली मैन थे, जवाबदारी बढ़ गई, तो पैसे की जरूरत भी बढ़ गई होगी, तो थोड़ा खींचातानी होता होगा। बहुत होता था, खींचतानी होती थी तो। और तो होता उस समय ऐसे पल भर के लिए भी आपके मन में नहीं आया क्या कि काश मैं डॉक्टर हो जाता तो आज मुझे ये खींचातानी का एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता था? ऐसा नहीं, मैंने पहले ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करी थी, उसके बाद में फिर हमारे घर पे तो ऐसी स्थिति थी कि किसी न किसी को तो कमाना था। हमारे बड़े भाई साहब PhD कर रहे थे, इसलिए वो पढ़ रहे थे, और पापा की भी जो म्यूजिक इंस्टीट्यूट थी वो बंद हो गई गवर्नमेंट का कानूनों के अंतर्गत। कोई नहीं था, नौकरी तो मुझे करनी, तो जो मिली वो नौकरी कर ली मैंने। पहले मैं AIR में था, उसके बाद में मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर करके मैंने नौकरी करी, 38 साल 40 साल तक बैंक का जॉब किया मैंने। तो उससे नीड्स पूरी होती थी, पर उसमें मैंने बहुत ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ा। मैं उसमें बहुत ज़्यादा मुझे प्रमोशन चाहिए, बहुत जगह सब स्टॉप, केवल अपने गए, नौकरी गई, वापस है, सवेरे शाम गाए, क्लासिक। आपका फोकस जो था आपने मैंने उसको कभी करियर बनाया नहीं। बनाया नहीं। हाँ, जॉब जरूर किया। आप स्टेट बैंक में थे? हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था मैं। अच्छा, इसके मेरे पत्नी के पिताजी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए। 40 साल पुणे में। 40 साल तक मैंने नौकरी करी, 40 ईयर्स। कौन से ब्रांच में? एक जोधपुर में जालोर गेट करके ब्रांच है। अच्छा, 40 ईयर्स मैंने जॉब की। वाह। नौकरी बहुत जल्दी लग गई थी उस समय। मैंने मेरे 5 नौकरी आई थी BSc करते ही। हाँ, AIR मुझे कंफर्म करने वाला था। अब आप देखिए उस वक्त की क्या पोजीशन थी। ऑल इंडिया रेडियो ने मुझे नौकरी पे रखा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मुझे साइंस टीचर का अपॉइंटमेंट दे दिया, अच्छा, और बैंक ने मुझे नौकरी में रखा। तो रेडियो की नौकरी की 24 रुपये तनख्वाह थे, एक सप्ते के 24 रुपये मिलते थे। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो के 24 रुपये 20 पैसा महीने के 100। ये 100, और साइंस टीचर लगा थे उसमें 150 रुपये तनख्वाह थी, और बैंक में 250 रुपये तनख्वाह थी। तो मैं 250 सबसे ज्यादा भाई ये कर लो। ओके, चलो उसमें से सबसे ज्यादा आपने चुन लिया। नहीं, चॉइस मिली, और आपको ये भी नहीं, मैं क्योंकि उस समय BSc का डिग्री बहुत बड़ा था। उसे BSc बहुत थी, मेरे को साइंस टीचर के कई अपॉइंटमेंट आए थे कि सर मैं कौन पढ़ा है भैया, ये पढ़ लिया जो है बहुत पढ़ लिया, अब इससे अपने से नहीं होता। हाँ। वो रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट ही नहीं था, क्या करना है। बाप रे बाप, साइंस पढ़ते पढ़ते तो दिमाग, बाप रे बाप। फिर मेरी रुचि बढ़ी साहब भारतीय इतिहास की तरफ। अच्छा, फिर मैंने MA किया, MA गोल्ड मेडलिस्ट था मैं। अरे बाप रे। MA हिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट किया, और भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत, भारतीय, इसका मैंने बहुत गहरा। यानी बैंक में नौकरी करते साइड में अपने किया। वो जैसे पैशन कहते हैं, हिस्ट्री मेरा पैशन। वाह, यानी संगीत और हिस्ट्री, इतिहास। फिर संगीत का इतिहास भी पढ़ा काफी कुछ उसमें। मुझे लगा आपको संगीत के इतिहास में इंटरेस्ट होगा, लेकिन आप नहीं, मुझे जनरल पूरे हिस्ट्री में बहुत मन लगा के पढ़ता था मैं। बचपन में जो कहानी सुनने की आदत थी वो आगे डेवलप हो गई, कहानियां सुनने की बहुत शौक था। मैं जब स्कूल में था मुझे भी हिस्ट्री पसंद आता था, लेकिन बहुत पढ़ा। जब हिस्ट्री चैनल आ गया तो मैं- मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं बताऊं कि आज हम इस बात को कर सकते हैं कि सैंधव सभ्यता के अंदर म्यूजिक मिला है, सिंधु सभ्यता के अंदर के जो अवशेष मिले हैं उसमें डांस करती हुई लड़की और इंस्ट्रूमेंट्स मिले, शिव जी के हाथ में
डमरू है, शिव जी के हाथ से ताल शुरू हुआ। तो शिव जी के टाइम से जो संगीत शुरू हुआ, तो वो देखिए सैंधव सभ्यता में भी था। गुप्त काल के अंदर चंद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त की मुद्रा ऐसी थी, उसके ऊपर सितार बजाते हुए बताया था। तो पूरी मैं म्यूजिक की आपको बता सकता हूँ कि शिव जी की मुँह से लेकर के 2022 के पद्मश्री देने वाले तक कहाँ तक हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक क्या है। और सब बढ़िया बढ़िया। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। मेरे तो सारे सवाल ख़त्म हो गए, मैंने जो लिख के रखे थे आपके लिए। और तुम्हें कोई पूछना है स्वाति सवाल? नहीं कुछ रह गया कवर करने का? नहीं, बहुत अच्छे से कवर किया तुमने। आपने भी बहुत हमको नहीं, knowledge मिला। हमने जो फैक्चुअल पोजीशन है वो रखी है, कोई न उसका कोई एग्जेगरेशन न बढ़ाया न घटाया। क्योंकि आप देखिए कि सच तो सच रहता है, ज्ञान ज्ञान रहता है। आज मैं चीज बताऊंगा, आपने मेरे पर, आप कहीं से भी इसको कंफर्म कर लेंगे तो 100% वही मिलने चाहिए, क्योंकि ज्ञान में ये नहीं होता। 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन पता नहीं चला 1.5 घंटा गया हाँ, कैसे गया। बहुत मजा आया। मैं इतने सालों से ये मेरे मन के अंदर के अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बस मेरी एक ही सबसे गुजारिश है, गुजारिश समझते रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे एक ही। देखिए, चाहे आप संगीत सीखे न सीखे, गाए न गाए, बजाए न बजाए, सुने जरूर, किसी भी तरह से जिंदगी में संगीत से जरूर जुड़े रहिए। क्योंकि संगीत, बहुत बड़े संतों ने कहा, बहुत बड़े इन्होंने कहा कि म्यूजिक इज द शॉर्टेस्ट रूट टू रीच गॉड। ईश्वर को प्राप्त करने के सबसे सहज तरीका जो है, सबसे सीधा तरीका है, वो संगीत है। इसलिए संगीत को सुने जरूर, ताकि उसको सुनने से आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। कोई भी रिलीजन उठा कर देखिए, महावीर ने जो है सबसे पहले उपदेश दिए थे मालकोस राग में गा करके दिए थे। अच्छा। हाँ। हिंदुओं को तो अपने सनातन धर्म की तो बात ही अलग है। उसके अंदर आप बताओ कि मंदिरों ने प्रणाली बनाई है, सिस्टम्स और स्टाइल्स डेवलप करी। नाथद्वारा का हवेली संगीत, कोल्हापुर की महालक्ष्मी का अल्लादिया खसा कोल्हापुर घराना, तो उन लोगों ने तो इतना किया हुआ है उस सब ने। तो कोई भी दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जो कहे कि संगीत मत करो, क्योंकि संगीत सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि ताल और स्वर, ये दोनों उसके बेसिक एसेंशियल ईश्वर शरीर में डाल करके भेजता है। आपकी हार्ट बीट चलती है, वो लय में चलती है। आपकी पल्स लय में चलती है। जहाँ लय है वहाँ ताल है, और जहाँ आप साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं वो स्वर जो है आपके गले में है। तो स्वर और ताल दोनों हर व्यक्ति के शरीर के अंदर ही ईश्वर ने डाल करके भेजे। वो चीज़ इससे ज़्यादा पवित्र और क्या, इससे ज़्यादा शुद्ध क्या होना। इसलिए मेरी तो सबसे आपसे और इंटरव्यू सुनने वालों से यही गुजारिश है कि जितना हो सके, जैसे हो सके, जो भी आपको पसंद हो उस संगीत को सुने, उसका आनंद ले, और वो हम सुनने लायक बने। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू। वाह वाह थैंक वाह। यू।